अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और कैफ़े मागला में आपको हम वेलकम करते हैं और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब राजपूत, इस दुआ के साथ कि आपका ये वाला वीकेंड जो है वो भी बेहतरीन और शानदार तरीके से गुजरे और आपका वीकेंड हर तरह से हर लिहाज से खूबसूरत बनाने के लिए कैफ़े मागला की टीम की कोशिश होती है कि नए से नए अच्छे से अच्छे जो सेगमेंट है ना सिर्फ वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएँ बल्कि आप लोगों की मुलाकात कुछ ऐसे मेहमानों से करवाए जाए जो कि हमारे मुल्क का असास हैं और बाहर जाकर समुद्र पार जाकर किस तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। और हमारी वो यंग जनरेशन जो कि पाकिस्तान में है लेकिन बाहर जाना चाहती है, वसाइल की कमी है, किस तरह से अपनी स्टडीज़ प्लान करनी है, किस तरह से वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, उनके जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं। आज हम उन सवालों का भी आपको जवाब देंगे, लेकिन आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत जो कि पाकिस्तान में बतौर अदाकारा बहुत से सीरियल्स में काम कर चुकी हैं, बहुत सारे कमर्शियल्स में हमें नज़र आ चुकी हैं। उनकी ज़िंदगी के किरदार में कई पहलू हमने उनसे सीखे और डेफिनेटली अपने अदाकारी से उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इंटरटेन किया। ये चंद दिनों या हफ्तों में नहीं, 3 दिहाइयाँ उन्होंने पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री पर राज किया है। और फिर हम ये भी कहेंगे कि अपने करियर का जो उन्होंने स्टार्ट लिया था वो आई गेस उन्होंने लिया था 1984 में और 84 में। अच्छा, अभी आप मत बोले से पहले के लोग आपको पहचान जाएं, ठीक है। तो 1985 में उन्होंने आगाज़ किया था और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे पॉपुलर ड्रामाज में जो है वो डिफरेंट रोल्स डिफरेंट कैटेगरीज में हमें परफॉर्म करते हुए नज़र आई हैं। तो इससे पहले कि मैं उनके किरदार के बारे में मज़ीद आपसे डिस्कस करूं, लेकिन शायद मेरी वालदा के टाइम के ठीक है जो ख़वातीन रही हैं उनमें हमीदा का किरदार आप सबको बहुत ज़्यादा याद होगा। आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि आज कैफ़े मागला के मेहमान कौन बने हैं। हमें ज्वाइन किया है लैला ज़ुबैरी साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। लैला, आप बहुत सारे किरदार और अभी जो हमने यहाँ पर दिखाए हैं, पहले तो हमने स्टार्ट किया एक बेटी के रूप से, उसके बाद आप एक दोस्त के रूप में भी हमें नज़र आई हैं, बीवी के रूप में भी नज़र आई हैं और फिर आगे चल के दादी नानी और ये वो पता नहीं क्या क्या। यूँ तो आपका हर किरदार पसंदीदा होगा, लेकिन आज तक आपने जितने परफॉर्म किए हैं उसमें कोई तो दिल अजीज़ होगा आपका। मैं जो भी किरदार करती हूँ बिल्कुल दिल से करती हूँ और जब तक मैं कोई कैरेक्टर नहीं लेती जब तक मुझे वो दिल से पसंद ना आए। अच्छा। तो मुझे हर किरदार ही अपना बहुत अच्छा लगता है, मगर ये कि कुछ होते हैं वाकई जिसमें आप जब आप कर रहे होते हैं तो आपको मज़ा आ रहा होता है करने में। तो उसमें एक मेरा ड्रामा था जो कि कोयटा टेलीविज़न से था, उसका नाम था खाक जा। खाक जा। खाक जा। खाक अच्छा। जा का मतलब है कूड़े का ढेर। ठीक। तो उसमें मेरा एक खाक जा पश्तो में है? खाक जा नहीं, समझ ले कि पर्शियन में है। अच्छा, उर्दू में भी शायद बोला जाता होगा। तो उसमें ये था कि दिखाया था कि एक ऐसी लड़की जो कि होती है ना नोमैड जो लड़कियां होती हैं जो कि कचरे से चीज़ें चुनती हैं, बोतलें हैं और ये वो कैरेक्टर था सही मेरा। और उसमें तो इस लिहाज से वो बड़ा डिफरेंट कैरेक्टर था और उसमें मैंने जाके बाकायदा ऑब्ज़र्व किया उन लड़कियों को कि वो किस तरह, उनका क्या मैनरिज्म होता है, किस तरह चलती हैं, किस तरह बोलती हैं। उस वक्त मैं नई ज़ाहिर शोबिस में आई थी तो नेचुरली इतना मतलब एक्टिंग है ही ऑब्जर्वेशन। अच्छा, मैं इसी पर आने जा रही थी कि आप हमने देखा है जब हम लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ के बहुत सारे कैरेक्टर्स इसीलिए कामयाब होते हैं क्योंकि उनकी तमाम टॉप लीडिंग एक्ट्रेसेस जो है वो कैरेक्टर को ऑब्जॉर्व करती हैं। बिल्कुल। कि हमारे यहाँ अभी तक ऐसे कैरेक्टर्स और ऐसी एक्ट्रेसेस आप इंडस्ट्री में देख रही हैं, अभी भी हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि हम लोग हमारा ज़्यादा जोर हो गया ग्लैमर पे। हमें खूबसूरत लगना है बस स्क्रीन पे। हम ये नहीं सोचते कि हमारा कैरेक्टर क्या है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है। एग्जैक्टली कि हम इसमें बहुत खूबसूरत नज़र आए। मतलब बाज़ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको बिल्कुल सिंपल नज़र आना होता है, उसमें नहीं। आजकल मैं एक ड्रामा कर रही हूँ और उसमें दिखाया कि है बहुत रिच मगर एक सिंपल औरत दिखाई है जो अपने घर में बड़ी सादा सी है, शलवार कमीज़ पहनने वाली। तो उसमें मैंने बिल्कुल नो मेकअप लुक रखा है क्योंकि बिल्कुल आई मेकअप भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उसमें लिपस्टिक भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मुझे लगता है कि हमें नेचुरल आना चाहिए तभी लोग जो हैं उनके लिए हम बिलीवेबल बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे रियलिटी से करीब हम उसको कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ होता क्या है कि दिखाया है सोते से जाग रहे हैं और फुल मेकअप में है, तो वो लोग हंसते हैं क्योंकि अब लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई है, बहुत शऊर आ गया है और लोग फ़ौरन ये चीज़ें नोट कर लेते हैं, करना शुरू कर देते हैं। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए।
एक्टर्स को खुद रखना चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टर ही कहे तो आप करें। एक्टर्स को खुद ये बात ज़रूर सोच लेनी चाहिए कि हमें ये देखना है कि आया ये रियल लग भी रहा है या नहीं लग रहा। क्योंकि नॉर्मली हमारे घर में कोई भी खातून हो वो रात को मेकअप करके तो डेफिनेटली नहीं सोती है, ठीक है ना। और हमें भी पता है जब सुबह उठते हैं तो मुंह वैसे ही आपका गोलगप्पा बना हुआ होता है। अच्छा, इसमें आप एक होती है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, एक होता है नेगेटिव क्रिटिसिज्म। मैं सिर्फ इसको पॉजिटिविटी की हैसियत से ही लूँगी और मैं भी चाहूँगी कि हम इसकी अगर आप भी तनकीद या इस्लाह करें तो उसको उसी तरीके से लिया जाए। मैं इस वक्त सुपरस्टार मायरा जी के बारे में बात आपसे करने लगी हूँ। मौला जट माशाल्लाह रिलीज हुई, बहुत बिजनेस कर रही है, अल्लाह ताला करे किस तरह के और प्रोजेक्ट्स हमारे पास इंडस्ट्री में आए। बिल्कुल। लेकिन मायरा के बारे में जो लोगों की तरफ से तनकीद आई है वो आपने कहा ना कि करेक्टर आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। एक हम पंजाबन जट्टी को एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है ना, लेकिन वो बड़ी मॉडर्न पंजाबी हमें पंजाबन नजर आई हैं। और जो उनका हेयर डू था, हेयर लुक था, उस पर लोगों ने कई दफा ये भी लिखा है कि वो तो हलीमा सुल्तान का गेटअप लेकर आ गई हैं, वो कहीं से पंजाबी औरत चुटिया वाली टाइप नहीं फील हो रही। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हर? हाँ, मतलब उसमें वाकई में जिससे भी मेरी बात हुई है हर एक ने यही चीज़ पॉइंट आउट की है। शायद मायरा अपनी तरफ से उसने बहुत अच्छा किया, क्योंकि एक लैंग्वेज आपको ना आती हो और उसको बोलना कोई आसान काम नहीं होता। मुझसे भी अगर बुलवाई जाए तो मैं भी शायद उससे भी बुरी बोलूं। तो उसने बहुत कोशिश करके बहुत अच्छा किया है, मगर मैं समझती हूँ कि सिलेक्शन गलत थी। वो आपकी नज़र में इस कैरेक्टर के लिए कुछ लोगों के नाम हम भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। कौन सा बेहतरीन किरदार होता जो पंजाबन, मतलब ये कि ऐसा होना चाहिए था कि जो लगती के जटनी है, जो उसमें कैरेक्टर दिखाया है ना। हमारे यहाँ के अभी भी कुछ ऐसी चबी आपको लगता है कि हैं जो उस तरह के किरदार कर सकते हैं? चबी होना भी जरूरी नहीं है, मगर एक वो जो है बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, और ब्रॉड स्ट्रक्चर, टिपिकल पंजाबी एक्सेंट। और क्योंकि वो मायरा का लग रहा था कि वो बहुत एफर्ट करके बोल रही है, वो नेचुरली नहीं आ रही थी। जैसे हमजा की बहुत नेचुरल थी ना, बहुत एग्जैक्टली बड़ी नेचुरल आ रही है। हाँ, आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? और दूसरा ये कि इस्लामाबाद अब सिर्फ सियासतदानों के लिए, जर्नलिस्ट लाइक जो करंट अफेयर हैं उनके लिए नहीं रहा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इस्लामाबाद की जो इंडस्ट्री है या इस्लामाबाद ने किस तरह से बाहें फैला के उनको वेलकम किया? मैं बड़ी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। यानी मेरी खुशी का तो आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकती कि इस्लामाबाद में काम शुरू हो गया है, नए चैनल्स आ रहे हैं और बहुत से चैनल्स यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। तो लिहाजा मुझे पहले हमेशा ट्रैवल करना पड़ता था काम के लिए, लाहौर कराची जाना पड़ता था। अब इस्लामाबाद में काम खुद चल कर आ गया है, तो इसलिए अब मुझे कहीं जाना नहीं पड़ रहा और आराम से मैं अपने घर में रह के आजकल काम कर रही हूँ। आजकल भी मैं 3 प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ और चौथा भी साइन कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे इस्लामाबाद में ही हैं। ज़बरदस्त, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा और भी बहुत सारी फैशन शूट्स भी हो रही हैं, वो भी मैंने अभी एक करवाई है। बल्कि मैं उस पर आने भी लगी हूँ आपसे कि अभी आपने जो रिसेंटली एक फैशन शूट किया उसमें डेफिनेटली आपके कपड़े हैं, आपकी ज्वेलरी है जिसको आपने इन्हांस किया है। मैं एक आपकी एज फैक्टर पे थोड़ा सा बात करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे मेरी माँ है, मेरी खाला होंगी, किसी की मदर होंगी जो हमें देख रही हैं, उनमें बहुत सारी बैठी होंगी, हमें देख के वो लोग पिक नहीं कर सकते। अब उन्होंने किसी शादी को अटेंड करना है तो उन्होंने क्या पहनना है, अगर मेरा कॉम्प्लेक्शन ऐसा तो मुझ पर क्या अच्छा लगेगा, इस एज में ज्वेलरी कितनी पहननी चाहिए, ये कितना इंपॉर्टेंट है लोगों को ये मैसेज देना, खुद पहन के कैरी करके उस चीज़। बिल्कुल, जो मेरी फैशन शूट है उसमें यही दिखाया है कि शादी है बेटी की और मैं माँ का उसमें कर रही हूँ। हाँ, देखें ना कितना मुश्किल हो जाता है अम्मियों को कपड़े सिलेक्ट करना। हालांकि मैंने उसमें पहने बहुत ज़्यादा थोड़े से ओवर ही ज़ाहिर होते हैं शूट में। उसमें ज्वेलरी भी काफ़ी हैवी है। नेचुरली आम जिंदगी में हम इतनी हैवी ज्वेलरी नहीं पहनते, मगर उसमें गरारा पहना है जो कि वाइट है पूरा, तो इसलिए उसमें एक ग्रेस आ रही है कि देखो अम्मा है तो इसने वाइट पहना हुआ है, तो ये अच्छा लोग आपको आइडियलाइज करते हैं। इतने टाइम से आप इंडस्ट्री को टाइम दे रही, मैंने कहा ना कि अब अम्मियाँ हम मुझे देख के तो आइडियलाइज नहीं करेंगे ना, कुछ भी मैं पहनूंगी तो वो नहीं वो पिक कर सकते हैं। लेकिन लड़कियों की एज के हमारे जो स्टार्स हैं वो उनको वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि नहीं आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। और मैं तो बड़ी खुशी से करती हूँ ये सारी चीज़ें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अपनी एज के लिहाज से ग्रेसफुल लगना इज़ वेरी गुड। आई थिंक कि वन शुड लुक ग्रेसफुल, और किसी भी एज में आप लग सकते हैं। ये मुझे ये बताइए, आपने लेंस लगाए हुए या आपकी अपनी आंखें हैं? नहीं, मेरी अपनी है, मैंने लेंस कभी आज तक नहीं लगाया।
अक्सर मेरे साथ यही होता है, मेकअप पे बैठती हूँ तो मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं अच्छा पहले लेंस निकाल दें फिर मेकअप करेंगे। मैं निकाल नहीं सकती, लविया ने लगा के भेजा है। खूबसूरत आंखें हैं माशाल्लाह, तो उसमें आपको लेंस लगाने की क्या जरूरत है? इसलिए मैंने पूछा, मैंने कहा मैं काफ़ी देर से नोट कर रही हूँ, पूछ लूँ बेला के हैं फलाने के, मैंने कहा नहीं ये मैं पूछ ही लेती हूँ क्वेश्चन ये है क्या। अच्छा दूसरा ये कि ना अभी अब हम लोग जब ब्रेक में बात कर रहे थे उस वक्त हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ नए ड्रामास जो अब आ रहे हैं इंडस्ट्री में। अब तो ये अच्छी बात है कि सब्जेक्ट बेस्ड ड्रामास जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं और रियलिटी को थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे, मैं पूछ रही थी आपसे कि सीरीज क्या होती हैं, सीरियल क्या होता है, डेली सोप क्या होता है। हम डेली सोप पे बात कर रहे थे, वो जो स्टार प्लस का कल्चर था, एक एक्टर या एक करैक्टर जो अभी नया फील्ड में आया है वो क्या काम ऐसा करके, जैसे हमारी यूथ आने वाली है, क्योंकि आपने तो माशाल्लाह बहुत टाइम दिया है ना, तो क्या करके हम एक अच्छा एक्टर एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं और किस किस्म के वो होने चाहिए हमारे यहाँ? असल में मेरी जो अपनी पसंद अगर आप पूछें तो वो सीरियल ही है। सीरियल होनी चाहिए। सीरियल बेहतर होता है क्योंकि वो शुरू होता है और उसकी कुछ किस्तें होती हैं लिमिटेड और वो फिर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन उसमें भी आपने बताया ना पहले 16 होते थे, 18 एपिसोड, अब तो पहले 13 होते थे। 13 होते हमने थे। जब शुरू किया अच्छा। पीटीवी से तो उस वक्त 13 किस्तें होती थी और वो बस 13 हफ्ते में ख़त्म हो जाता था। अच्छा। और लोग पसंद करते थे उस चीज़ को। अब क्योंकि ज़ाहिर है उसकी मार्केटिंग बहुत होती है, उससे आपकी अर्निंग बहुत होती है, तो इसलिए उसको एक्सटेंड करते जाते हैं। अब तो 26 और 26 से 30 तक पहुंच गए हैं। अच्छा, लोगों का इंटरेस्ट देखने के बाद जब डायरेक्टर ये वाला सवाल डालना शुरू कर देता है कि अवाम बताए कि आगे आने वाली किस्त में जो क्लाइमेक्स वाला सीन है उसमें वो क्या करेगा, क्या वो उसको ये कह देगी या वो कह देगा, वो कितना इंटरेस्टिंग होता है? मेरे ख्याल से होता होगा लोगों के लिए इंटरेस्टिंग, उनको होता नहीं, होगा आपकी कि अपनी शोबिस इंडस्ट्री उसको कैसे परसीव करती है? बस जाहिर है मतलब नेचुरली एक चीज़ है जो आपको लोगों को हैंग ऑन करने के लिए होती है, करके रखती है, ड्रामे से, है, ड्रामे के साथ आपको कनेक्ट करती है। तो इस वजह से अच्छा भी है एक लिहाज से कि लोग जो है सोच में पड़ जाते हैं कि वाकई अब क्या होगा, वो क्या करेगी, आपके जहन में डाल देते हैं ना ये चीज़ दिखा के। तो मेरे ख्याल से मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। अच्छा है। और 1 से 2 ड्रामास हमने ऐसे भी देखे थे कि जिन्हें बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया गया सिनेमा हॉल्स में, तो ये कितना अच्छा एडिशन है। बस वो जब देखते हैं कि ड्रामा इतना ज़्यादा पॉपुलर है तो वो सोचते हैं कि हर तरफ से कमा लिया जाए, तो चलो सिनेमा में भी दिखा दें। सही है, यहाँ से भी छाप लो तो वो भी बेस्ट हो जाता है। हाँ, वो भी अच्छा हो जाता है। मगर मैं समझती हूँ कि इसमें प्रोडक्शन वालों का तो फ़ायदा होता है, आर्टिस्ट का कोई फ़ायदा नहीं होता। सिर्फ ये है कि हाँ उन्हें पॉपुलैरिटी मिलती है, उन्हें एक्स्ट्रा कोई पेमेंट नहीं मिलती उसकी। ये ज़रा सुन लें आप, ये मैसेज भी है, ठीक है, और ये शिकवा भी है, और जो कि बिल्कुल उनकी तरफ से जायज़ होगा, क्योंकि जो मेहनत करता है वो डिज़र्व करता है, भाई बिल्कुल होना क्या चाहिए। अब आने वाले दिनों में जिस तरह से मौला जट की रिलीज़ हुई और माशाल्लाह इसके अलावा भी सबा कमर ने बड़ी प्यारी मूवी दी थी छोटी ईद पे, ईद उल फितर पर, तो उसको भी याद है हमने डिस्कस किया था एक पहले प्रोग्राम में। सबा कमर शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस इन पाकिस्तान, मुझे खुद वो बहुत पसंद है। बिल्कुल। हमारी फिल्म इंडस्ट्री किधर जाती हुई आपको नजर आ रही है आने वाले दिनों? मतलब अभी मौला जट देख के तो एहसास हुआ है कि हम बहुत ज़बरदस्त फिल्में बना सकते हैं हॉलीवुड स्टैंडर्ड की। मतलब ये बॉलीवुड से हमें उसके लिए 3-3 साल इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, थोड़ा सा इससे सीखने का मौका भी मिलेगा लोगों को जब ये मौला जट लोग देखेंगे। और अब क्योंकि यंग बच्चे लड़के लड़कियां बाहर से पढ़कर आ रहे हैं और यहाँ पे भी पढ़ाया जा रहा है, अब ये एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल, जो कि पहले कभी नहीं पढ़ाया जाता था। हाँ, मैं खुद अभी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ, मीडिया साइंस डिपार्टमेंट में। तो स्टूडेंट्स आपको देखते हैं या पढ़ते हैं? मुझे ये बताइए। अब ये तो वही बता सकते हैं। गुड है। तो बहरहाल ये कि अब अच्छी बात है कि बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनका विजन ज़्यादा वो होता है, ब्रॉड होता है और वो बेहतर तौर पे कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री इंशाल्लाह बहुत तरक्की की तरफ गामजन है और तरक्की करेगी। वेरी गुड, ऐसा होना भी चाहिए आने वाले दिनों में, क्योंकि एक दूसरे के साथ ही हम सबका रोजी रिस्क जुड़ा है। हाँ। और हर इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम होता था कि बच्चों को भी मना किया जाता था कि आप इस तरफ मत जाएं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता था। अच्छा, एक चीज़ जो जहाँ पे मुझे लगता है कि हम बहुत लैग करते हैं, गलत नहीं हो तो आप तस्सीह कीजिएगा या फिर बताइएगा कि हाँ इसको हल कैसे किया जा सकता है। हमारे यहाँ जो कोरियोग्राफर्स हैं
और हमारे यहाँ जो डांसर्स हैं, जैसे ग्रुप में डांस होता है, वहाँ पर अभी भी आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके स्टेप सिंक नहीं कर रहे होते? बिल्कुल ऐसा है? ऐसा ही है, हाँ। ऐसा है। और कहाँ लगता है आपको होना क्या चाहिए कि ये चीज़ जो है जो थोड़ी सी सिंक्रोनाइज हो सके? असल में देखें, ये एक टैलेंट होता है डांसिंग। मैं समझती हूँ कि एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, जितनी भी आर्ट की फॉर्म्स हैं, ये आपके अंदर इनबॉर्न क्वालिटीज़ होती हैं। आप ज़बरदस्ती किसी को नहीं करा सकते। अगर किसी में वो नहीं है ना, लचक नहीं है, तो आप उसको ज़बरदस्ती डांसर नहीं बना सकते। मुझे अगर खड़ा कर दें, मैं नहीं डांस कर सकती। तो ये है कि हर शख्स नहीं कर सकता। तो उसमें से डांसिंग स्कूल्स होने चाहिए हमारे पास यहाँ पे। हाँ, ये है कि भाई हर चीज़ के लिए इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, ताकि प्रॉपर ट्रेनिंग हो सके। जैसे अब हमारे जो हमसाया मुल्क हैं, उसमें तो ये कि उनके रिलीजन का हिस्सा है, कल्चर ही ये है ना, रिलीजन का हिस्सा है, उनका कल्चर का हिस्सा है, तो वो बहुत बेहतर तौर पे कर सकते हैं इस चीज़ को। हमारे यहाँ थोड़ी सी इनहिबिशन भी होती है, थोड़ा सा मतलब लोग इस चीज़ को इतना पसंद भी नहीं करते कि अपनी बेटी को डांस स्कूल में भेज दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जब तक टैबूज ख़त्म नहीं होंगे, हम उस स्टेज तक नहीं आ सकते। मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी बेटी जब छोटी थी तो मैंने उसको डाला था तहरीमा मिठाई के यहाँ पे क्लासिकल डांसिंग सिखाती थी, तो उनके पास वो जाती थी। उसने क्लासिकल डांस सीखा उनसे और स्टेज पे परफॉर्मेंसेस भी दी। तो लोग कहे, हाय तुम बेटी को डांस के लिए भेजो? तो उस वक्त वैसे भी छोटी थी। तो मैंने कहा वो तो एक टैलेंट है, उसके अंदर है टैलेंट, तो क्यों नहीं। हाँ। तो जिसमें जो टैलेंट हो उसको ज़रूर आपको इनकरेज करना चाहिए। कोई बुराई नहीं किसी आर्ट में। तो यह है कि जब तक हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं होगा तो हम इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है, जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया उस वक्त क्या टैबूज थे जब आपको लगता है कि अब चलकर लोग जो हैं वो ज़हनी तौर पर उनमें अवेयरनेस आ गई और अब हम शोबिज़ इंडस्ट्री की ख़वातीन को उस नज़रिए से नहीं देखा जाता? बिल्कुल। क्या था पहले और कितना चेंज अभी आपने देखा? बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैंने ज्वाइन किया 1985 में, तो मैं भी इत्तफाकिया तौर पर आ गई। मैं कुछ सोच कर नहीं आई थी कि मुझे शोबिज़ में जाना है। बस वो ये था कि बचपन में मैंने क्योंकि रेडियो किया था और बचपन में भी कुछ मैंने बच्चों के प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया था टेलीविज़न पे। तो वहाँ पे काजिम पाशा साहब होते थे डायरेक्टर, उनकी पोस्टिंग हो गई कोयटा। वो कोयटा आए, उनसे मेरी इत्तफाकिया मुलाकात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं यहाँ से ड्रामा करना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम एक ड्रामा कर लो मेरा। मेरे फादर क्योंकि रेडियो में थे तो उनकी वजह से मुझे वो पर्सनली भी जानते थे। तो मैं थोड़ी सी डबल माइंडेड थी क्योंकि मैं टीच कर रही थी, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, बस एक 50 मिनट्स का प्ले है, आबरू उसका नाम था, वो तुम कर लो। और मेरी छोटी बेटी तानिया को भी उन्होंने कहा कि उसमें बच्ची भी चाहिए। सही। और क्या किरदार था आपका आबरू में? आबरू में मेरा किरदार ये था कि एक औरत है जो कि एनेक्सी में रहती है, उसकी ये छोटी सी बच्ची है, ठीक है, जो मेरी अपनी बेटी थी। और उसमें दिखाया था कि वो एक बूढ़े से साहब हैं जो जिनका घर है वो मेन, और उन्होंने मुझसे छुपके निकाह किया हुआ है। अच्छा। तो उनका बेटा जब आता है वहाँ बाहर से तो वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है इस लड़की में। और फिर फादर की डेथ होती है तो वो बहुत तो फिर उसको पता चलता है कि ये उसकी बाप की बेवा। ओके, इस तरह की स्टोरी थी, समथिंग लाइक दैट। तो वो मैंने जब उन्होंने कहा तो फिर मैंने वो प्ले कर लिया। अब वो प्ले जब चला तो मुझे काफ़ी शुरू में बेस्ट पॉपुलैरिटी एकदम मिल गई, मगर थोड़ा सा जो आपको पता ही है कि जो एक टाबू था उस वक्त, तो जो मेरी डिस्टेंट फैमिली थी, क्लोज फैमिली तो नहीं कहूँगी, डिस्टेंट फैमिली जो थी उनको ज़रा प्रॉब्लम हुई इससे, और काफ़ी लोगों ने उस पर शोर मचाया। और मेरे जो अपने क्लोज मेरे जैसे दादा थे हयात उस वक्त, उनको जाके कहा कि आप मना करें, ये क्या हो रहा है आपके घर में, क्या कर रही है? हाँ, बिल्कुल। इस तरह की बातें, रोका क्यों नहीं तुमने, रोका क्यों नहीं, इस तरह की बातें हुई। थोड़ा सा मेरे इन-लॉज़ को भी प्रॉब्लम हुई, तो वो तो खैर मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए स्टैंड लिया, तो फिर लोगों ने बाद में कुछ नहीं कहा। मगर ये कि जाहिर है उस वक्त लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था एक्सेप्ट करना, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई भी नहीं उस वक्त करता था, इस फील्ड में नहीं था। तो उनके लिए एक बड़ा अजीब सा वो था कि एक लड़की कैसे आ गई शोबिज़ में। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि एक्सेप्टेंस होनी शुरू हुई,
और वही लोग फिर फखरिया मैं इसी पर आने लगी थी कि एक टाइम पर आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, होता है उस फैमिली को क्रिटिसाइज किया जा रहा होता है जिसकी आप औलाद होते हैं, जिस माँ की आप बेटी हैं, ठीक है, जिन बहनों की या भाइयों की आप बिल्कुल उनके साथ अपना जिंदगी गुजारी होती है। वालिद साहब को भी बड़ा कहा जाता है कि आपकी बेटी तो ये करे, आप भी ने बेटी के रूप में डेफिनेटली वो अपना करियर लिया, लेकिन आज जब आप किसी मकाम पर पहुंच जाते हैं वही लोग होते हैं जो वही लोग होते हैं। वही मुझे पता चलता है कि वो बता रहे थे कि जी वो तो हमारी कजन है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरी अगर आप सिर्फ मुस्कुराते हैं, आप और कुछ नहीं कहते। बिल्कुल, मेरी जो मदर इन लॉ थी उनको शुरू में बहुत एतराज़ था, मगर बाद में वो बड़ी फखरिया सबको बताती थी, हाँ विद द पैसेज ऑफ टाइम, के ये है मेरी बहू लैला ज़ुबैरी। जी, तो ये है उनकी बहू लैला ज़ुबैरी जिन्होंने बेटी बतौर बेटी अपने घर से निकली अपने करियर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, इत्तफाक के तौर पर फील्ड में है, लेकिन माशाल्लाह उसे वो इत्तफाक हुस्न इत्तफाक में तब्दील हो गया। मुझसे ये भी कहा गया जब मेरी बेटियाँ बड़ी हो रही थी कि अब तुम छोड़ दो क्योंकि तुम्हारी बेटियां बड़ी हो रही हैं, इनके रिश्ते अच्छे नहीं मिलेंगे। लोग कहेंगे ये भी एक डिलेमा है भाई कि ये इनकी माँ तो शोबिज़ में है तो इनकी बेटियों से हमें शादी नहीं करनी। तो मेरे मियाँ ने इस पे कहा कि जो अगर ऐसे लोग होंगे तो वहाँ मैं अपनी बेटी देना पसंद नहीं करूँगा कि इतने नैरो माइंडेड लोगों में मुझे ओपन माइंडेड लोग चाहिए जो सब कुछ एक्सेप्ट करें। माशाल्लाह। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोनों बेटियां अपने घरों में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ताला उन्हें भी खुश रखी, और वो तमाम बेटियां जो कि इस इंडस्ट्री की तरफ आना का सोच रही हैं या आना चाहती हैं और घर से इजाज़त नहीं मिल रही, तो मैं ये कहूँगी कि माँ बाप को प्यार से मनाइए। और मैं माँ बाप से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों पर अगर आप एतमाद नहीं करेंगे तो कोई दूसरा एतमाद नहीं करेगा। मैं तो सबको यही कहना चाहती हूँ कि हाँ, मैं सबसे बड़ी एग्जांपल हूँ कि मुझे माशाल्लाह इस फील्ड में 36 ईयर्स हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी ने कोई बात सुनी हो मेरे मुतालिक। मेरी जो सिस्टर लॉज हैं वो यही कहती हैं कि ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि हमने कभी लैला के मुतालिक कोई बात नहीं सुनी। तो इंसान के अपने ऊपर होता है कि वो किस तरह लेके चलता है। थैंक यू सो मच लैला ज़ुबैरी साहब अपना वक्त देने के लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग आज तो बातें हुई है और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स ने भी इसको बहुत इंजॉय किया होगा। न सिर्फ आपका सारा करियर जो कि हमने डिस्कस किया, और वो सारे ऐसे कुछ सवालात जो कि अब हर घर में उस तरह से तो नहीं किए जाते जैसे पहले किए जाते थे, क्योंकि बहुत सारी हमारी यंग बच्चियाँ, हमारी एक्ट्रेसेस हैं या फिर जर्नलिज्म से वाबस्ता जो ख़वातीन हैं, अभी भी कहीं ना कहीं रिश्तों के बारे में जब उन्हें करना होता है, उनके पेरेंट्स को सोचना होता है तो बड़ा सोच समझ के फैसला लिया जाता है। तो लोग भी चेंज हो रहे हैं, सोसाइटी में अवेयरनेस आ रही है, और उसके अलावा माशाल्लाह सबसे अच्छी बात है जैसे कि लैला ज़ुबैरी साहब ने कहा कि इस्लामाबाद में जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है अब उसको बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया जा रहा है। यहाँ पर कमर्शियल भी शूट्स हो रहे हैं, यहाँ पर ड्रामास भी शूट्स हो रहे हैं, और लेट्स सी कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ होता है। मुझे लेने एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं एक प्यारे से मेहमान के साथ। स्टे ट्यून, कैफे मार्गला। हम जिंदगी में तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और सीखने का अमल कभी ख़त्म होना भी नहीं चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमारे पास एक फॉर्म आते हैं ना, यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं, किसी जगह पर आपने अपना CV दिया है, तो आपको पूछते हैं आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, तो मिनिमम या मैक्सिमम हम 2 से 3 लैंग्वेजेस लिखते हैं। एक उर्दू, ठीक है, जो कि हमारी कौमी ज़बान है। दूसरा हम इंग्लिश के बारे में लिखते हैं जो कि हमने पढ़ी है, सीखी है अपने बुक्स के थ्रू, ठीक है। तीसरा हम लिखते हैं वो अपनी वो मकामी लैंग्वेज, अगर फ़र्ज़ करें मैं पंजाब से हूँ तो मैं पंजाबी लिख दूँगी, कोई सिंध से है तो वो सिंधी लिख देगा, कोई पश्तून है तो वो पश्तो लिख देगा। इससे ज़्यादा मैक्सिमम मुझे नहीं लगता कि हम मज़ीद किसी ज़बान को लिखते हैं। मैक्सिमम भी अगर हम कहीं दूर ना जाए तो फ़ारसी लोगों को पर्शियन आती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे होते हैं। इंटरनेशनली जब हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग जो कि अपने बॉसेस के साथ ट्रैवल करते हैं, किसी न किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, किसी न किसी डेलीगेशन के साथ वो जाते हैं, तो ऑफिस से भी एक सवाल ये आता है कि अच्छा आप में से कोई ऐसा है जिसको फ़लानी ज़बान आती है क्योंकि हमारा फ़लाना मेहमान ऐसा है। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम लोग देखें, चाइनीज़ के साथ हमारा जो एक ट्रेड है वो काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है, और इसी चीज़ को समझते हुए हमने ये देखा कि पाकिस्तान में चाइनीज़ लैंग्वेजेस के कोर्सेज़ होने लगे। शायद आगे चलकर हमें एहसास होगा कि सिर्फ ये एक कोर्स हमारे लिए काफ़ी नहीं, हमें कुछ और करना चाहिए। दुनिया भर में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं, कहाँ पर कौन सी ज़बान सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ज़बानों का सीखना कितना ज़रूरी है, और पाकिस्तान में स्पेशली कितनी ज़बानें बोली जाती हैं, इस पर छोटी सी रिपोर्ट देखिए। फिर हम आपको अपने आज एक ख़ास मेहमान से मिलाएंगे कि जिन्हें तकरीबन 14 से ज़ायद लैंग्वेजेस आती हैं और 7 ज़बानें ऐसी हैं जिन पर उन्हें मुकम्मल उबूर हासिल है। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद
आज दुनिया में 6000 से ज़ायद ज़बानें बोली जाती हैं। पापुआ न्यू गिनी एक ऐसा मुल्क है जहां 840 से ज़ायद ज़बानें बोली जाती हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया में 711 ज़बानें मौजूद हैं। पाकिस्तान में 30 से ज़ायद ज़बानें बोली जाती हैं। पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाके गिलगित बल्तिस्तान में, जो कि 28,000 मरबा मील पर मुश्तमिल है, 5 बड़ी ज़बानें बोली जाती हैं। पाकिस्तान में कौमी ज़बान उर्दू समेत पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची, शिना बड़ी इलाकाई ज़बानें हैं। जी, तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। ये तो एक हमने आपको छोटी सी रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट दिखाई है कि एक लैंग्वेज की इम्पॉर्टेंस क्या होती है, और अक्सर औक़ात एक होती है ज़बान, एक होती है बोली, लैंग्वेज और डायलेक्ट, इसमें कितना फ़र्क है, इस पर भी आज गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर उस्मान चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया, नहीं, डॉक्टर उस्मान डब्ल्यू चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। ये डब्ल्यू चौहान का राज क्या है? एक्चुअली मजाक के तौर पे जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश था तो मैंने कहा मैं भी उस्मान डब्ल्यू चौहान ही इख्तियार कर लूँ मजाक के तौर पे। वैसे मुझे डॉक्टर उस्मान ही कहते हैं। वो मजाक के तौर पर आपने अपनाया था। अच्छा, इनकी एक खासियत ये भी है, थोड़ी सी एक्सेंट में आपको आगे चल के नजर भी आएगी। माशाल्लाह हमारे कैनेडियन नेशनल हैं डॉक्टर उस्मान चौहान साहब, और इन्होंने इरादा किया कि मैं पाकिस्तान आके पाकिस्तान के लिए सर्व करना चाह रहा हूँ। ऐसा इस वक्त सिचुएशन उस्मान के जब लोग प्लान कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर कैसे जाएं, ठीक है, आप उसने कब प्लान किया कि मैं पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के लिए लोगों के लिए कुछ करूं? ये 2018 में मैंने फ़ैसला किया था जब मैंने अपनी PhD मुकम्मल की थी ऑस्ट्रेलिया से, और यहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो एक थिंक टैंक बनाना चाह रही थी जिसमें वो रिसर्च हर किस्म की चीज़ पे करेंगे, और मैं इकोनॉमिस्ट हूँ तो मैंने उनकी मदद की और हमने एक CASS खड़ा किया, और ये अब पाकिस्तान के बेहतरीन थिंक टैंक्स में शामिल होता है। तो पाकिस्तान में मेरे हिसाब से बहुत मौक़े हैं, अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें और थोड़ा सा जहन खोल के देखें तो बहुत कुछ है यहाँ करने को, ख़ास तौर पे 21वीं सदी में जहाँ पे इतना कुछ डिजिटल है, इतना कुछ टेक्नोलॉजिकल है। बाहर जाके आपस की बात है जी कि दूध की नहरें नहीं बह रही, वहाँ भी बहुत मुश्किलात का सामना होता है, पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे होता है, शायद इम्तियाजी सलूक हो उनके ख़िलाफ़, ये वो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन मुझे वेरी लकी, लेकिन मुझे यहाँ आके मतलब मुल्क की खिदमत सर अंजाम देख के मुझे मतलब खुशी महसूस होती है। बिल्कुल, अगर मैंने कुछ किया तो मैं एटलीस्ट अपने मुल्क को सर्व कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें यहाँ पे उस्मान, जब आपको भी एक फॉर्म दिया गया होगा जब आपने एयरफोर्स ज्वाइन की इस डेजिग्नेशन के साथ, तो वहाँ पे लिखा आता है खाना कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपके पास हैं, तो आपने तो लिख दी होंगी तकरीबन कोई दर्जन भर, तो उस पर किसी ने क्वेश्चन किया आपसे कुछ? जी, मुझे हर वक्त क्वेश्चन किया जाता था, ना सिर्फ यहाँ पे, बल्कि जब मैंने मिसाल के तौर पे मिगिल में अपना MBA किया तो उन्होंने जब देखा कि इसने तो 8 लिखती हैं जिन पर इसकी दस्तरस है, तो उन्होंने मतलब राइटिंग और स्पीकिंग दोनों, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग, इसके 4 मूड जी। तो उन्होंने फिर पूछा और लोगों को बुलाया, एक किस्म का इम्तिहान हुआ, ज़ाहिर बात है पास किया क्योंकि दस्तरस वाकई थी, तो ऐसे था। और जो अभी मेरा थोड़ा सा एक सवाल मैंने उठाया था कि एक ज़बान बोली जो होती है, ज़बान में और बोली में कितना फ़र्क होता है? ये एक बहुत बड़ी बहस है जिसके कोई नतीजा अभी तक किसी ने आखिज़ नहीं किया। मजाक के तौर पे ये कहा जाता है, लुत्फ़न कहा जाता है कि a language is a dialect with an army। कहने का मकसद है लैंग्वेज भी आगे और डायलेक्ट भी आगे एक ही सेंटेंस में। बिल्कुल। सो a language is a dialect with an army, यानी कि लोग अगर उसके लिए खड़े होने को तैयार हैं और कोई सरकार उसके पीछे खड़ी है तो फिर उसको वो मतलब आगे सराहेगी, और दूसरी ज़ुबानों को शायद वो अहमियत ना दे, वरना सारे ही डायलेक्ट्स हैं, हर चीज़ एक डायलेक्ट है, लेकिन इसमें एक इदारों का एक होता है हिस्सा और एक आवाम का हिस्सा होता है कि वो किसको तरजीह देते हैं। अच्छा, आपने जब कहा ना कि आप थिंक टैंक से वाबस्ता हैं और थिंक टैंक में आपकी एक्सपर्टीज़ आपके पैनल में रहते हुए ये होंगे कि आपको बहुत सारी ज़बानों पर दस्तरस है, उस थिंक टैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी कोई क्यूरी आती है या जब भी कोई रिसर्च आती है, उसको आप क्या कहते हैं फौरी तौर पर कम्युनिकेट करना और उसको एक्सप्लोर करना और उसको एक्सपीरियंस अपने बोर्ड के साथ शेयर करना, वो कितना ईजी हो जाता है? बहुत आसान हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जब आपके पास कई सारी ज़ुबानें हों तो फिर आप उनको हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे आपको एक ज़ुबान में रुकावट अगर सामने आए तो आप किसी और ज़ुबान के ज़रिए आगे चल सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर मैं मतलब यानी कि देखें अब अमूमन जैसे हम लोग कहते हैं ना, फजूल में इतना अलजबरा पढ़ा दिया, करना तो आपने जमा माइनस ही होता है, तो आखिर में आगे का कोई ये कहे कि इतनी ज़बानें सीख ली, बोलने तो सिर्फ इंग्लिश उर्दू होती है। जी, सरकारी किसी मतलब महकमे में अक्सर एक ही मैं बहुत टिपिकल तरीके से क्वेश्चन करें क्योंकि ये लोग सोसाइटी सोचती इस तरह से है। वो तो है, लेकिन
अगर आपने अपना जहन खोलना है, दुनिया देखनी है, और आपको मतलब कई जगहों पे तो फ़वाइद भी होंगे, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट्स, आपको इस तरह के फ़ायदे भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने वर्ल्ड बैंक में काम किया, उसमें 7 ज़ुबानें जो हैं वो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस हैं, जिसमें से मैं 5 बोलता था। तो वहाँ पे इन लोगों के साथ बात करनी हो, कोई ख़ास बात इतना कुछ आपने कर लिया ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपने पैदा होते साथ ही ना इंटर्नशिप शुरू कर दी थी, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे भी काम कर लिया, वहाँ पे भी काम कर लिया। जी, वो इंटर्नशिप शायद किसी पिछले जन्म में थी। पिछले जन्म में थी। तो वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों में तो बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि अक्सर किसी मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट में आपको बंदे शायद इतना नरमी से आपके साथ ना पेश आए, लेकिन अगर आप उनकी ज़ुबान बोलें तो आप एक नए रुख की तरफ लेके जा सकते हैं। द कॉन्वर्सेशन मूव्स इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन, जिसके लिए आपको कई सारे फ़ायदे हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन, डील्स, Exactly. मैंने 3 साल चाइनीज़ सीखी और फिर मैं चाइना गया, चिंगहुआ यूनिवर्सिटी में मैंने मतलब टॉप किया अपनी क्लास में, और वो 50% अंग्रेज़ी थी, 50% चाइनीज़ में थी। और ये सारे जो शी जिनपिंग वगैरह हैं ये यहीं के पढ़े हुए हैं। तो ये सीपेक से पहले की बात है, तो कई सारे चाइनीज़ के लिए ये उनका पहला सामना था किसी पाकिस्तानी का। तो वो जो सॉफ्ट पावर है उनके जहन में था कि शायद सारे ही पाकिस्तानी इस तरह हैं। फिर चंद सारे आए हैं और उनको मतलब नहीं, सारे पाकिस्तानी भी ऐसे नहीं हैं। कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऐसी हैं कि जिन पर आपको मुकम्मल अबूर हासिल है? इंग्लिश, उर्दू, स्पेनिश, पोर्चुगीज़, फ्रेंच, पोर्चुगीज़, पुर्तगाली, ओके। पुर्तगाली पे, हिस्पानवी पे, फ्रांसीसी पे, अंग्रेज़ी पे, उर्दू पे, पंजाबी पे। ये 7 लैंग्वेजेस हैं ऐसे ही ठीक है। और ये मैं इसलिए मतलब दस्तरस जो हम कह रहे हैं वो इसलिए है कि मैं यकदम इनमें बदल सकता हूँ, बगैर सोचे समझे एकदम वो स्विच हो जाता है। चलें, 3 नारे लगवाते हैं इनसे 3 डिफरेंट पॉपुलर पार्टीज़ की। खान साहब की पार्टी से शुरू करते हैं, ठीक है ना? और वो प्रोड्यूसर भी मुझे बता रहे थे, हमारे कंटेंट प्रोड्यूसर के जरिए, मुझे तो नारे याद भी नहीं आ रहे थे तो वो मुझे याद करवा रहे थे। खान साहब का तो नारा, तो उनका स्लोगन तो सभी को याद रहता है, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। किस में कन्वर्ट करवाया जाए पुर्तगाली लैंग्वेज? तब्दीली आ नहीं रही, आ चुकी है। O câmbio não vai vir, já está vindo. O já aconteceu. O câmbio. ओके, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। आगे चलते हैं। देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया, ये PMLN। और किस जुबान में? फ्रेंच में? फ्रेंच में देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। Regarde qui vient, le lion, le lion. Once again please, once again. देखो देखो कौन आया, शेर आया, regarde qui vient, le lion, le lion. मांग रहा है नौजवान रोटी कपड़ा और मकान। स्पेनिश में मांग रहा है नौजवान रोटी कपड़ा और मकान। मांग रहा है नौजवान, está pidiendo el joven, मांग रहा है नौजवान रोटी कपड़ा और मकान। El pan, la camisa y la casa. La camisa El pan, la camisa, la casa. ये नारे भी तो काफ़ी लंबे हैं। नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो मैंने वैसे पहले से प्लान कर रखा था कि हम आपसे कुछ लैंग्वेजेस जो हैं उनके बारे में पूछेंगे। तो फिर मेरे जहन में आया कि आजकल हमारे यहाँ पॉलिटिकल जो एक यूँ कह लीजिए कि सरगर्मियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो खासी अरूज पर हैं और सबका कंसंट्रेशन उसी तरफ है, चाहे हमारी यूथ हो, चाहे आपने ऐसे क्यों किया इस बात पे? ये आपने बड़ी मज़े की बात की है, बिकॉज अगर आप देखें टीवी को आजकल, तो आपके पास ऐसी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती जिससे कि पॉजिटिविटी आए, आपके मतलब हौसला अफजाई हो, बदकिस्मतन। तो इस वजह से मैंने हाइपिया को पैदा किया, तामीर किया, जिसमें से इसमें 300 अफराद हैं। ठीक है। और ये हाइपिया इज ऑर्गेनाइजेशन और व्हाट? Yes. इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके। द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हाइपर पॉलीग्लॉट्स। आम तौर पे अगर मुझे अबूर है 7 ज़ुबानों पे, इनको 11-12 पे होती है, मुझसे ज़ायद। तो ये और हर जगह से आते हैं। मेरे नीचे 4 डायरेक्टर्स हैं, अर्जेंटीना, स्पेन, बेल्जियम से और अर्जेंटीना और पोर्चुगल से। तो ये मेरे नीचे काम करते हैं और हम लोगों को इकट्ठा करते हैं। सबसे जो हमारी कमसिन है रुकन, वो है 10 साल की बच्ची, और वो वाकई 10 ज़ुबानें बोलती है। रशियन अमेरिकन लड़की है। और मैंने पूछा तुम्हारे मम्मी पापा ने ये कैसे किया? मतलब मैं तो ज़रा मतलब उससे बड़ा हूँ। मैंने वाकई वो बोलती है, उसको अबूर है। तो ऐसे भी होते हैं। और सबसे जो ज़ईफ़ हैं वो कोई 80 साल से ज़ायद उनकी उम्र है और वो वाकई बोलते हैं कोई 10-15 ज़ुबानें। तो इस तरह के लोग आपको मिलेंगे और मकसद ये है कहने का कि
जब आप क्रिकेट देखेंगे तो आप दिल के मरीज बन जाते हैं, जब आप ये पॉलिटिकल कमेंट्री देखते हैं तो आप जहन के मरीज बन जाते हैं। इस सारी चीज़ों से दूर रहने के लिए हाइपिया जैसी एक जगह है जिस पे आप मेहनत करें, ज़ुबानें सीखें और ऐसे लोगों से मिलें। अगर आप चाहें तो मैं आपको स्टोरीज ही बता सकता हूँ, इतने ज़बरदस्त लोग हैं इसमें। मैं तो बड़ी छोटी चीज़ों से इस फैमिली में। वेरी नाइस। अच्छा, दूसरा ये कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं कि उनके अल्फाज आपस में बड़े मिल रहे होते हैं। पाकिस्तान में ऐसी कौन सी ज़बानें हैं? वैसे अमूमन तो उर्दू के बाद पंजाबी ज़रा ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन अभी जब आपने फ्रेंच में नारा पीपल्स पार्टी की जमात का लगाया था, रोटी कपड़ा और मकान, तो आपने कमीसा बोला कमीज़ को, ठीक है, जो कि उर्दू का वर्ड है। कोई ऐसी ज़बान जिसकी बहुत ज़्यादा मुमासलत हो हमारी पाकिस्तान में बोली जाने वाली किसी भी ज़बान के साथ? जी, वो तो हर ज़बान पे मुनसर है, लेकिन ये जो हिस्पानवी और उर्दू के दरमियान ये जो एक मतलब हम आहंगी है, ये अरबी की वजह से है। अच्छा। क्योंकि अरबियों ने भी वहाँ 800 साल गुजारे थे, तो तकरीबन 15% हिस्पानवी के जो अल्फाज हैं वो अरबी निजात के हैं। मिसाल के तौर पे ये इसको आप क्या कहेंगे उर्दू में? टेबल में मेज़। तो स्पेनिश में है मेसा, देख लें। ये कमीज़ कमीसा। बहुत सारे हैं जो कि अरबी से आते हैं, और अरबियों ने यहाँ भी मोहम्मद बिन कासिम टाइप सारे आए थे, तो उन्होंने हमारी ज़ुबान पे भी अपना मतलब असरअंदाज हुए। तो इस तरह एक या फिर अंग्रेज़ी से ताल्लुक़ होता है, या लादीनी से होता है, या तुर्की से होता है। मैं आपको एक मज़े की मिसाल दूँ, एक हाइपिया का मेंबर है जो कि किसी अफ्रीकी मुल्क से है, और वो लेकिन उसको सेंट्रल एशियन लैंग्वेजेस का बहुत शौक है। उसने कज़ाख़ पढ़ी, कज़ाख़ सीखी, तो वो मुझे बता रहा था कि हम तुम्हारी उर्दू। कज़ाख़ कहाँ पर बोली जाती है? कज़ाख़स्तान ओके, कज़ाख़स्तान में। और वो भी पर्शियन से, फ़ारसी से, मतलब फ़रसवीन एक ज़ुबान है, और उर्दू भी एक फ़रसवीन ज़ुबान है इस लिहाज से। लेकिन उन अल्फाज के मानी बहुत बदल चुके हैं। मिसाल के तौर पे हम मजाक से कहते हैं ये क्या तमाशा चल रहा है, ये एक मजाक है, सर्कस चल रहा है, ये तमाशा। उनके लिए गिरजे में जो लोग बैठते हैं वो तमाशा होता है। तो आप अंदाजा लगाएं। ओके, उनको लगेगा कि कबीला चल रहा है यहाँ पे। माय गुडनेस, बड़ी सीरियस चीज़ है तमाशा, जो है बड़ी सीरियस चीज़ है उनके लिए। हमारे लिए कुछ और, हमारे लिए मजाक है, हमारे लिए एंटरटेनमेंट है, ये ड्रामा है, ये क्या करेंगे मरे मैंने की क्या लगा रखा है तुम लोगों ने, एक वो वाला एलिमेंट है। लास्टली बस मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ उस्मान, ये कि लैंग्वेज वैसे इसकी इंपॉर्टेंस हमें उस वक्त भी पता चलती है जब हम कभी बाजार जा रहे हैं, पंजाबी की बहस होती है ना, तो वो कहता है कि नहीं अपना ही है तो थोड़े 2-3 रुपए कम कर लेता है। पठान पश्तून है, किसी को देख लेगा ना पश्तो बोलते हुए, कोई भी बाजी होंगे, कुछ भी होगा, भाई होंगे, उनके साथ वो थोड़ी रियायत कर लेते हैं। इंटरनेशनली रवाबित को मज़ीद बेहतरीन बनाने के लिए हमारे पास लैंग्वेज स्किल का होना कितना ज़रूरी है? अशद ज़रूरत है हमें इसकी, बहुत ज़रूरी है। और आपके लिए अगर आप मतलब हम एक कौम के तौर पे अगर देखें तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बढ़तरी होगी कि हम दूसरी ज़बानों पे भी उबूर रखें, क्योंकि आजकल के ज़माने में इट इज़ वेरी कम्पिटिटिव। बाकी भी सब मेहनती हैं, बाकी भी सब अक्लमंद हैं, लेकिन ज़ुबानों ने आपको एक एज दे देनी है। मेरे तजर्बे में तो बहुत देती हैं, और हाइपिया के मेंबर्स को तो बहुत एजेस हैं, या तो उनकी नौकरी में, या उनकी वैसी फैमिली लाइफ में, या हर चीज़ में उनको बहुत मुफीद साबित होता है। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, एक और अभी थोड़ा सा ज़रा मैंने कहा सेगमेंट इतना इंटरेस्टिंग चल रहा था तो ज़रा हंसते मुस्कुराते एक सवाल पूछ लूँ। वो लोग जो ना तो मुकम्मल उर्दू बोलते हैं, ना मुकम्मल इंग्लिश बोलते हैं, और जो वो उर्दू और इंग्लिश की ऐसी हलवा पूरी बनाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? वो एक खिचड़ी होती है, लेकिन ये वो गुलाबी इंग्लिश गुलाबी उर्दू का जो मिक्सचर होता है। बिल्कुल, बट यू नो ये कई सारी दुनिया में जगहों पे हुआ है बिकॉज ऑफ कॉलोनियलिज्म। ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, और अक्सर इसको एक तरजीह भी दी गई है कई कल्चर्स में। मिसाल के तौर पे वेस्ट इंडीज़, ऑल ऑफ दोज कंट्रीज इन द कैरिबियन, इनमें जो है एक क्रियोल पैदा हुआ, या फ्रेंच और अफ्रीकन, या फ्रेंच और ये, या स्पेनिश और ये वो, और वो उनकी फिर ज़ुबानें बन गई क्रियोल। तो हम भी इसको वो दे सकते हैं, लेकिन दिल में हमें अच्छा नहीं लगता कि हम इतनी इंग्लिश आ चुकी है और हम उर्दू में इतनी उबूर नहीं है, हमें दस्तरस नहीं है, हमें दिल में लगता है कुछ। तो हम उस ज़हनियत के हैं नहीं जो कि वेस्ट इंडीज़ के लोग हैं, तो हम इसको देखते एक मुनफरद अंदाज से हैं, बस ये बात। थैंक यू सो मच डॉक्टर उस्मान W चौहान साहब अपना वक्त देने के लिए। और दूसरा ये कि बड़ा मुझे अच्छा लगा, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था ना जो हम सब ने एंजॉय किया है, वो 3 जुमले थे जिसको आपने हमें कन्वर्ट करके दिया। और दूसरी बात फिर वहीं पर आ गई, ये भी बड़ा हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट था कि बहुत सारी ऐसी ज़बानें हैं कि जो कि पाकिस्तान में भी बोली जाती हैं और कहीं ना कहीं से
सिमिलैरिटी दूसरे ममालिक में भी पाई जाती है। और तीसरा ये कि सिर्फ ये हम पाकिस्तानी ही नहीं हैं जो उर्दू इंग्लिश को मिलाकर ज़रा एक मिक्सचर बनाकर बोल लेते हैं। साउथ अफ्रीका की तरफ आपने मुझे बताया, अफ्रीकन और वेस्ट इंडीज़ की तरफ वहाँ के लोग ऐसे हैं कि जो कि इंग्लिश और अफ्रीकन या फ़लानी और वो दूसरी ज़बान को मिलाकर बोलते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे पता नहीं हमारी व्यूअर्स की सोच इस बारे में क्या होगी, तो हमारी कोशिश यही होती है कि जितने भी इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स हों वो हम आपके लिए मैक्सिमम लेकर आएँ। तो जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। आपने कहीं जाना नहीं है। अगर आपका पराठा ठंडा हो गया है या चाय आपकी जो है वो अभी आ रही है तो उसको फटाफट डाइनिंग पे लाएं, सोफे पे बैठें, सोफे पे बैठ जाएं, क्योंकि हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। पलटना, झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये हमने अक्सर सुना है, पढ़ा है, लिखा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसकी आइडियोलॉजी क्या है ये अक्सर हम या तो सिर्फ बचपन तक की वो महदूद हो जाती है जब हमें कहा जाता है कि अच्छा शेर की तशरीह भी आपने याद करनी है, ठीक है, या फिर हम ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इन अल्फाज को भूल जाते हैं। अभी मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी यंग सी हैं, बड़ी प्यारी सी हैं, खेलती या करती मैं कहूँगी, खेल है खेल, ठीक है, लेकिन शोतोकान अब है क्या ये कराटे है या उसी की कोई कैटेगरी है, ना सिर्फ हम उनसे इस बारे में जानेंगे, दूसरा हम आपको ये भी बताएंगे कि 19 साला अनिका महर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगी, जो कि न सिर्फ हमें ये बताएंगी कि सेल्फ डिफेंस कितना इम्पॉर्टेंट होता है लड़कियों के लिए। आजकल के दौर में जहां हम देखते हैं कि खुदा न खासा बहुत से ऐसे वाक़यात न्यूज़ में रिपोर्ट हो रहे होते हैं जिससे आप डेफिनेटली अपने बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकालते हैं, और फिर कोशिश होती है कि अच्छा अगर बहन ने कॉलेज जाना है तो भाई ही छोड़ कर आएगा और भाई ही लेकर आएगा, या घर में अगर भाई या बेटा नहीं है तो वालदा जो होती हैं वो फिर अपने शौहर की गैर मौजूदगी में जाती हैं बच्चों को अकेडमी छोड़ने के लिए। आप इस तरह के मामलात हैं। और तीसरी बात ये कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं इसमें बच्चियों का आगे आना, पार्टिसिपेट करना कितना इम्पॉर्टेंट है, और स्पेशली तब जब ये बच्चियां हमारा बाहर जाकर नाम रोशन करती हैं, जो यहाँ बाहर जाकर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेती हैं। ये हम उनसे जानेंगे कि फैमिली का सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है इन सब के लिए। और पाकिस्तान में तो एथलीट्स को उस लिहाज से हमने देखा कि इतना अभी प्रमोट नहीं किया जा रहा, लेकिन बाहर की दुनिया में किस तरह से एथलीट्स को इतनी पज़ीराई मिलती है और किस तरह से एक अच्छी अपने लिए मुस्तकबिल का जो मंजिल है वो तय कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। वेलकम करते हैं अनिका को। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। अनिका कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अनिका सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ये शोतोकान है क्या? शोतोकान कराटे है, और कराटे जो स्टार्ट हुआ था ना एक तरह से एक पायनीर है कराटे का ये शोतोकान। अच्छा, और अभी रिसेंटली आपने एक मुकाबला जीता माशाल्लाह अगेंस्ट कोरिया, ठीक है ना, लेकिन आपने कहा कि वो आपका मुकाबला हुआ पाकिस्तान में, ऑनलाइन वो मुकाबला था। ऑनलाइन कैसे कोई किसी को 2-3 लगा लगू सकता है, ये हाउ इट्स पॉसिबल? ये असल में कराटे के अंदर जो है वो 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है कुमीते, नहीं 3 होती हैं, किहोन्स, कुमीते और काता। ये टाइप्स हैं कराटे की, कराटे के अंदर, ठीक है। अब मैंने जो कुमीते के लिए आपको ऑफ कोर्स वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। काते के अंदर काता जो है वो ऑनलाइन हो सकता है, क्योंकि वो एक ग्रुप ऑफ स्टेप्स हैं जो आपको शो करने होते हैं, तो इसलिए वो मैंने ऑनलाइन हो सकते हैं, मैंने ऑनलाइन किए और फिर वो आपने माशाल्लाह गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अभी तक पाकिस्तान से बाहर कितने ममालिक में आप परफॉर्म कर चुकी हैं, कहाँ कहाँ आपने खेला है, और दूसरा ये कि क्या क्या अचीवमेंट रही हैं? जहाँ पे हम कराटे करते हैं उसको दोजो कहते हैं, वहाँ पर जो फाइट्स होती थी मैंने वो की हैं। उसके अलावा ये मेरा फर्स्ट आपका इंटरनेशनल था? फर्स्ट इंटरनेशनल। फैमिली की सपोर्ट इसमें कितनी रही? फैमिली की सपोर्ट पूरी थी जी। खुद से पसंद था कराटे करना है, या फिर एक होता ना कि मतलब ये वाइब कहाँ से आई कि नहीं मुझे कराटे करना है, सीखना है, या कुछ कहीं निकलना कहीं और था, चली कहीं और गई? मेरा कोई इरादा नहीं था कराटे करने का, ना मुझे कुछ पता था ये सब कुछ क्या होता है। एक दफ़ा मैं ऐसे ही गई तो मैंने सोचा कि अगर मुझे कभी अकेले जाना पड़ गया, मुझे किसी ने तंग वगैरह किया तो मैं कैसे जो हूँ वो अच्छा, ये ख्याल कैसे, क्या कोई न्यूज़ सुनी थी या कुछ मामला खुद आया खुद से? एक दफ़ा मैं मतलब भाई के साथ थी ना, तो मेरा भाई जो है वो मुझे गाड़ी में छोड़ के चला गया, तो मैंने सोचा कि अगर कुछ भी हो सकता है, तो अगर भाई वापस ना आया और मुझे खुद वापस जाना पड़ गया अकेले तो मैं कैसे जाऊँगी, मुझे किसी ने तंग किया तो फिर मैं क्या करूँगी। तो मैंने अपने भाई से पूछा, तो मेरा भाई कहता अच्छा उसके लिए तुम्हें कराटे आने चाहिए, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर मैं कराटे सीखूंगी, और फिर मैंने कराटे सीखा। अच्छा देखिए, एक तरफ हम लोग ये बोल रहे हैं कि पेरेंट्स को इस तरफ अपने बच्चों को करना चाहिए, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने जब इस चीज़ के बारे में सोचा तो खुद से सोचा
कि नहीं अगर मेरे में ये सलाहियतें नहीं होंगी तो मैं अपना सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकूंगी। अनिका, सेल्फ डिफेंस कितना इम्पॉर्टेंट है सबके लिए? सेल्फ डिफेंस सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़ाहिर है आपके लिए कभी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कहीं किसी मुश्किल में फंसेंगे तो कोई आपकी आके मदद करेगा। आप इतने होने चाहिए, लड़के भी और लड़कियां भी दोनों। इसलिए मैंने सबका नाम लिया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। आपके पास इतना आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए कि आप खुद उस चीज़ को फेस कर सकें, उससे लड़ सकें। भाई ये होना चाहिए वाकई, ताकि इस किस्म के जो मामलात हमारे यहाँ आजकल सोसाइटी में रूनमा हो रहे हैं वो उनमें ज़रा कम से कम हम इन चीज़ों को देखें। अच्छा, दूसरा ये कि इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म्स पर जब हम लोग जाते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो आपने ऑनलाइन किया था, ठीक है ना, लेकिन क्या सोचते हो आप कि जब आप बाहर जाओगे, वहाँ पर जाके परफॉर्म करोगे तो कितना न सिर्फ अच्छा आपके लिए महसूस होगा, और दूसरा ये कि पाकिस्तान में एथलीट्स कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं अभी तक की, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन रही है? एथलीट्स का इतना ज़्यादा पाकिस्तान में रुझान उस तरह, क्रिकेट को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, बाकी स्पोर्ट्स को इतना नहीं किया जाता। अगर हमें भी हम में से किसी को भी बाहर जाके भी अगर कहीं पे जो है वो पार्टिसिपेट करना है तो हम अपने सेल्फ पर जाते हैं, अपना कुछ करते हैं। तो पाकिस्तान में इतना कोई स्टेबिलिटी नहीं है इस चीज़ में, मतलब कोई स्टेबल जगह पर नहीं खड़ा हुआ स्पोर्ट्स में। और बाकी करना चाहिए। और आपके कोच हैं सुलेमान साहब, वो भी मतलब भी नहीं कि खुद से एफर्ट करके कुछ प्राइवेट स्पॉन्सरशिप पकड़कर आप लोगों को बाहर लेकर जाते हैं। मैंने भी नहीं कि गवर्नमेंट लेवल पर अभी तक इस चीज़ को उस तरह से वाकई पज़िराई नहीं मिल रही। यही हमारे जो हॉकी के प्लेयर्स हैं, जो कि हमारा कौमी खेल है, उस पर भी लोगों की तरफ से इसी किस्म के एलिगेशंस और इसी किस्म के जो हैं वो शिकवे शिकायतें जो हैं वो सारा सामने आती हैं। अगेन ज़रा हम क्या था नाम, शोतोकान पर आते हैं। कितना टाइम लगता है ये सब कुछ सीखने में? तकरीबन 3 साल। आपको अगर परफेक्ट 3 साल आप ब्लैक बेल्ट बन जाते हैं आप 3 साल में, अगर आप तरीके से। अभी ब्राउन बेल्ट है? जी ब्राउन बेल्ट है। इसके बाद एक और ब्राउन होगी और उसके बाद ब्लैक बेल्ट। जरा से डार्क ब्राउन होगी? नहीं, इसके ऊपर 3 स्ट्रिप्स लगती हैं। अच्छा जी, उसके बाद में ब्लैक बेल्ट। ओके, तो हमने 3 साल पहले स्टार्ट किया था। जी। फैमिली में कोई और भी शोतोकान में है इंटरेस्टेड? नहीं, कोई बिल्कुल नहीं है। भाई डरता, उसने पहले मशवरा तो दे दे कि ठीक है बेटा तुम जाके कराटे सीख लो, लेकिन अब वो कहेगा कि नहीं यार तुम दूर से ही कहते हो जो तुम्हें कहना है। यही कहता है बस दूर ही रहो। रियली? छोटा है बड़ा है? बड़ा है। बड़ा भाई है? कोई छोटी बहन? नहीं, मैं सबसे छोटी। अच्छा, पेरेंट्स का क्या है जब आपने गोल्ड मेडल लिया अभी रिसेंटली? खुश थे और बहुत खुश थे और प्राउड भी था। मोमेंट भी था उनके लिए। हाँ भी था, बिल्कुल। फैमिली में कोई कहता है जैसे चचा होते हैं, मामू होते हैं, खाला होती हैं, और वही कहती हैं कि तुम किन चक्करों में पड़ गई हो, या फिर या ये होता है कि नहीं अनिका तुमने भी कह रही इसको समझाओ कुछ, ये भी कुछ सीखे? नहीं, चाचा वगैरह तो कोई भी नहीं था। मेरे अपने अम्मा अब्बा ने जो है ना पहले कहा था कि ये क्या कर रही हो, ऐवी चोट खाकर आ जाओगी, लेकिन जब वो देखते हैं कि अब मेडल ले रही है, इतना इसको एक्सपोजर मिल रहा है, तो फिर अब वो खुश हैं। एग्जैक्टली। पहले थोड़े से मसले मसाइल होते हैं, लेकिन जब आप किसी काबिल बन जाते हैं तो फिर आपके चाहने वाले, आपके से प्यार करने वालों को अपनी कुछ जुमलों का एहसास होता है, फिर वो कहते हैं कि नहीं आपने बहुत अच्छा फैसला किया और ऐसा करना भी चाहिए। क्या मैसेज कन्वे करोगे अनिका, अगर हमारे यहाँ कुछ लड़कियाँ जो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ आना चाहती हैं लेकिन आ नहीं पा रही हैं, फिर पेरेंट्स का सपोर्ट कितना होना चाहिए? पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा बिल्कुल, अगर आपके बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं तो उनको फुली सपोर्ट करना चाहिए, स्पेशली स्पोर्ट्स में। और दूसरी बात ये कि अगर कोई आना चाहता है तो वो कोशिश करे कि वो आए, क्योंकि पहला स्टेप हमेशा, अगर हम कोई भी काम करने लगते हैं उसका पहला स्टेप ही मुश्किल होता है, उसके बाद आसानियाँ आ जाती हैं। तो पहला कदम उठाएं, थोड़ी सी हिम्मत करें और अपने अम्मा अब्बा को ज़रा सा मतलब उन्हें बिठाएं, उन्हें समझाएं कि आप हमें करने दें, तो वो भी माँ बाप भी समझ जाते हैं। प्यार से मनाना है आपने, गुस्से से नहीं मनाना कि जब मैं खाना नहीं खा रहा तो जाके अगले कमरे में बंद हो गया या बंद हो गई, ये ड्रामे नहीं करने, क्योंकि उससे पेरेंट्स मजीद इरिटेट होते हैं। जब वो देखते हैं ना कि पैशन है, अच्छा नहीं ये कर लेगा, तो फिर वो थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं फिर। तो ये है कि बस हिम्मत नहीं हारें, और अगर कोई पैशन है, अगर आपका कोई ड्रीम है तो आप उसको ज़रूर करें। दूसरा एक चीज़ जिससे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं वो ये कि अगर ये इन कामों में पड़ गया या पड़ गई, पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देगी, स्टडीज़ को साथ किस तरह से मैनेज करते हो? कराटे हमें सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाता है, तो ज़िंदगी में भी वो डिसिप्लिन आपके आ जाता है। कराटे को अगर मैं 2 घंटे देती हूँ तो पढ़ाई को भी 2 घंटे दूंगी, क्योंकि जाहिर है वही अम्मा अब्बा ने, क्योंकि वो फिर बिल्कुल बैलेंस नहीं होगा तो वो कहेंगे कि फिर छोड़ दो सब कुछ अगर नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच अनिका अपना वक्त देने के लिए। आई जस्ट होप कि आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान के लिए से ज़्यादा गोल्ड मेडल्स जो हैं वो हमारे लिए लेकर आएँ, ठीक है ना। और दूसरा, ये बच्चे अपने तई
कोशिश करके पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने के लिए हमें सरगर्म नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो यूँ कह लीजिए कि गवर्नमेंट है या जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें भी इस बारे में थोड़ा सा ख्याल करना होगा, थोड़ा सा सोचना होगा किस तरह से हम अपने एथलीट्स को प्रमोट कर सकते हैं। वरना फिर कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि हम लोग लैग करते हैं जब इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपिक्स के मुकाबले होते हैं और पाकिस्तान के जो एथलीट्स हैं वो हमें दर्जन भर भी वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे होते। लेकिन साथ ही साथ अब ये मैसेज उन बच्चों के लिए जो कि जूडो कराटे समेत किसी और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बैलेंस करके चलना होगा आपने पढ़ाई को भी और अपने इन एक्टिविटीज़ को भी। अभी लेते हैं जनाब एक छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहती हूँ और ब्रेक के बाद कुछ पढ़ी लिखी, शदीद पढ़ी लिखी हम बातें करेंगे और ये किसी बहुत बड़ी शख्सियत तो हम करेंगे ही, लेकिन वो उम्र में इतने बड़े नहीं हैं, उनका पढ़ाई के अतबार से कद बहुत बड़ा है और यूँ कहिए कि आज हम उनके वजह से अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स की, अपने बहुत सारे यंगस्टर्स की काउंसलिंग करने की कोशिश करेंगे कि वो स्टूडेंट्स जो कि बाहर जाकर स्कॉलरशिप लेकर पढ़ना चाहते हैं वो किस तरह से अपना फ्यूचर, अपनी स्टडीज़ को प्लान कर सकते हैं। तो बड़ी ही कम उम्र में इन्होंने पीएचडी की। माशाल्लाह डॉक्टर मेहर मोहसिन रज़ा साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो कि पीएचडी हायर एजुकेशन रिसर्च फेलो डेकर यूनिवर्सिटी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रह चुके हैं। और इसके साथ ही साथ फिर हम ये भी देख रहे हैं कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तालीम के भी रिसर्च फेलो हैं और रिसर्च फेलो स्टैंडिंग कमेटी फेडरल एजुकेशन कौमी असम्बली में भी जो है वो अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो लिहाजा ज़रा इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त हायर एजुकेशन जो है उसका स्कोप क्या है, सिचुएशन हमारे सिस्टम की कितनी इस वक्त जो है वो नाजुक है या मजबूत है, और आगे चलकर हमारे स्टूडेंट्स अपनी स्कॉलरशिप इंटरनेशनली किस तरह से प्लान कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी और आई अप्रिशिएट सुनो टीवी के इतना अहम मौजू जो है आपने चुना है आज के दिन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन का मेजर सेगमेंट है वो यूथ है और यूथ में भी पार्टिकुलरली जो 15 और 29 ईयर ऑफ एज है, जो कि जो लोग आम तौर पे हायर एजुकेशन में इंटर हो रहे होते हैं। तो ये बहुत एक डिटेल टॉपिक है हायर एजुकेशन। इसके अंदर इश्यूज़ क्या हैं, पॉलिसी लेवल पे इश्यूज़ क्या हैं, फिर जो गवर्नेंस प्रैक्टिसेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो रही हैं वो क्या हैं। लेकिन मैं ज़रा एक चीज़ थोड़ा कैची है मेरे लिए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि मुझसे भी बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं, मैं इसीलिए ज़रा इस पर बात करना चाह रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये सोच रहे होते हैं कि अब वो हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाए। जाना कैसे है उन्हें नहीं पता, बस वो जाना चाहते हैं। ठीक है, पेरेंट्स से इजाज़त मिल जाती है, पेरेंट्स पूछते प्लान क्या, उनके पास प्लान नहीं है। कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आराम से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताऊं कि ये इट्सेल्फ बच्चों के अंदर ये वाली जो सोच है ना कि हमने फ़ॉरेन जाना है और ग्रेजुएशन के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या पीएचडी के लिए जाना है, ये बहुत अच्छा एक सोच है, एक अवेयरनेस है जो लोगों के अंदर और पर्टिकुलरली यूथ के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि आप इतनी बड़ी यूथ को आप पाकिस्तान के अंदर इवन जॉब सेक्टर के अंदर या आप फर्दर एजुकेशन के अंदर आप उसको अकोमोडेट नहीं कर सकते। अगर ये वाली बात आ जाए कि स्टूडेंट की मोबिलाइजेशन ओवरसीज़ किस तरह हो सकती है, तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ एक एडवांटेज होगा कि अगर हम इसको कर लें। पर्टिकुलरली रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन वो ये है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूएसए है, इसी तरह और ममालिक हैं। अब तो टर्की के अंदर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, इस तरह और ममालिक भी हैं। उसके लिए हम किस तरह यूथ को प्रिपेयर कर सकते हैं? एक तो HEC जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट फाइनेंस करती है पीएचडीज़ को और डिग्रीज़ को, एक तो वो है, वो बड़ा, मैं मेरी ओपिनियन के मुताबिक वो बड़ा लिमिटेड पोर्शन है। अदरवाइज स्कॉलरशिप की जो तादाद है वो आप समझे कि हंड्रेड्स के अंदर है, वो 1000 के अंदर है। हर यूनिवर्सिटी का अपना एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है। फिर हर मुल्क की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो प्रोविंसेस होते हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, उनके स्कॉलरशिप्स होते हैं। मसला क्या है कि हम चंद एक स्कॉलरशिप को देखते हैं, जैसे कि आप ये देख लें कि चिमनिंग का स्कॉलरशिप है, HEC इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, हम उसके अलावा नहीं देखते। अब वो वाले जो स्कॉलरशिप्स हैं वो भी यूनिवर्सिटीज़ ने और गवर्नमेंट्स ने उनको कैटेगराइज किया हुआ है कि ये साउथ एशियंस के लिए हैं, ये सेंट्रल एशिया के लिए है। तो वो बेसिकली एलोकेशन होती ही इस रीजन के जो ग्रेजुएट उनके लिए। अब क्या करना है कि हमने उनको हंट करना है, हमने उनको अप्रोच करना है और अपने आप को प्रिपेयर करना है और अपनी रेलिवेंस शो करनी है कि हम इस पीएचडी या रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ किस तरह रेलिवेंट हैं। और उससे अहम बात यह है जो ख़ास तौर पे बच्चे एमफिल कर रहे हैं या पीएचडी डिग्रीज के साथ इनरोल हैं या जिन्होंने कोई रिसर्च कंपोनेंट पहले से किया हुआ है, उनको ये देखना चाहिए कि हम
इस वक्त जो मेन एरियाज ऑफ रिसर्च हैं, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, ये क्लाइमेट चेंज को आप ले लें, ट्रू फ्लड्स के हवाले से ले लें, ये इनके जो ऊपर डेवलपमेंट रिसर्च हो सकती स्टडीज है हम लोग, हाँ उसका स्कोप जरा उसकी तरफ भी आते हैं। फिर आपका जो ये जो पोस्ट जो ये वॉर है, अफगान वॉर, और ये हमारे जो बॉर्डर्स के ऊपर मिलिटेंसी और इस तरह के इश्यूज रहे हैं, इससे क्या कल्चरल डिस्ट्रक्शन हुई है, ठीक है। इनके लोग जो हैं जो विक्टिम्स थे उनकी जो पोस्ट वार रिकवरी है उसकी क्या सिचुएशन है। तो इन एरियाज के ऊपर अगर आप रिसर्च सिनॉप्सिस बनाते हैं और आप वहाँ पे सबमिट करते हैं तो वो इसको बड़ा लाइक करते हैं, वो इन एरियाज के अंदर प्रोजेक्ट्स को फंडिंग भी करते हैं। ठीक है। करना क्या है कि आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। आपने देखना है, फॉर एग्जांपल मेरी जो यूनिवर्सिटी है डीकन यूनिवर्सिटी, आपने उसके जो HDR का उनका वेब पेज है हायर डिग्री रिसर्च का, वहाँ पे आपने देखना है। फिर वहाँ पे वो थीम्स देते हैं कि हम इन थीम्स के अंदर रिसर्च करवा रहे हैं। ठीक, आपने देखना है कि इन थीम्स के साथ आपकी क्या रेलिवेंस है, आपका जो बैकग्राउंड है रिसर्च का, एकेडमिक्स का, या कोई प्रोफेशनल आपका एक्सपीरियंस है उसके साथ कैसे रेलिवेंट है। यू हैव टू सिंपली कॉन्टेक्ट द सुपरवाइजर्स। आपने उनसे डिस्कस करना है कि ये मेरा आइडिया है जिसको मैं आपके साथ परसू करना चाहता हूँ, आपकी सुपरविजन में मैं रिसर्च करना चाहता हूँ। वो आपके साथ डिस्कशन के बाद आपको कॉन्सेंट भेजेंगे, फिर आप प्रॉपर चैनल से उसको अप्लाई करेंगे। आपको HEC की, आपको किसी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से जो है बस आप पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करें। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल मेरा जो ये भी बताइएगा, बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं किस किस्म के सब्जेक्ट बेस्ड रिसर्च या एकेडमी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका स्कोप उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये इन स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए अपॉर्चुनिटीज ज़रा ज़्यादा हैं बाहर स्कॉलरशिप पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, उसमें मैं बताता हूँ कि वहाँ पे ना मल्टी डिसिप्लिन रिसर्च का कल्चर है, ठीक हो गया, और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। तो वहाँ पे ये नहीं होता कि अच्छा आप किसी एक एरिया को, जैसे हमारे यहाँ मिथ है कि ये सब्जेक्ट कर लो, हाँ, स्पेशलाइजेशन आपने कर ली उसके अंदर, इसकी इंपॉर्टेंस है और फलां सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसा ही है। वहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ बल्क लगेगा तो थोक में मैथ्स कॉम की डिग्री लग जाएगा, हमारे यहाँ बल्क लगेगा तो IR के बच्चे निकलते चले जाएंगे। तो वो हर एरियाज के अंदर जहाँ पे वो साइंस को भी फंडिंग करेंगे, वो इंजीनियरिंग को भी करेंगे, वो सोशल साइंसेज को भी करेंगे, वो आर्ट्स एंड कल्चर को भी करेंगे। आप ये ना समझे कि मेरे एरियाज के अंदर वहाँ पे फंडिंग मौजूद नहीं है। जब ये कहा जाता है ना, पेरेंट्स को बच्चे कहते हैं अम्मी मैंने बाहर जाके पढ़ना है, अब्बू मैंने बाहर जाके पढ़ना है, तो पेरेंट्स पर ना वो प्रेशर कुकर ऐसा लगता सर पे है कि पता नहीं अब तो लाखों की डिमांड हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बेटा हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फिर बच्चे जब कहते हैं कि नहीं मैं चाह रहा हूँ कि स्कॉलरशिप के थ्रू चला जाऊँ, ये कितना पैसा लग सकता है एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिली का? ये आपने ना बड़ा मतलब खूबसूरत सवाल आपने पूछा है। मैं अक्सर मैं खुद क्या कहते हैं जिस घर में रहती हूँ वहाँ पे मेरी बहन ने भी मैं अक्सर जो यूथ हैं जो मेरे साथ पार्टिकुलरली यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में बच्चे काम करते रहे हैं, उनमें इंटर्न्स भी थे, ग्रेजुएट भी थे, जिनको हम वॉलंटियरली बहुत सारी एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज करते थे। उनको मैं ये कहता था कि भाई आप 30 लाख एजेंट को दे रहे हैं, कंसल्टेंट को दे रहे हैं, अच्छा ठीक है, आप बाहर 3 मिलियन आप दे रहे हैं, उसमें से वो फी भी देगा, आपका वीज़ा और बाकी चीज़ें प्रोसेस करेगा। मैंने कहा यार आप फ्री बैठे हैं, आप फेसबुक यूज़ करते हैं, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप थोड़ा सा टाइम वेबसाइट पे क्यों नहीं लगा लेते किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर, तो आप फ्री क्यों नहीं जाते? भाई वो स्कॉलरशिप्स आपके लिए हैं, वो फंडिंग आपके लिए है, वो आपको बुला रहे हैं, क्यों ढूंढ रहे हैं? आप क्यों ढूंढ रहे हैं? आप वेबसाइट पे जाएं, आप बैठें, रीडिंग करें, वेबसाइट को अंडरस्टैंड करें कि इनका मैकेनिज्म क्या है। असल में ना ये बड़ी एक अपना इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे जो यंगस्टर हैं वो प्रोडक्टिव चीज़ों में इतनी मेहनत नहीं करते। फेसबुक पे अगर आप 6 घंटे आसान तरीका मिल जाए और बस आप दिन में अगर 6 घंटे फेसबुक पे लगा रहे हैं तो 2 घंटे किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लगा लें। बहुत अच्छी बात की आपने। अब वहाँ से आप देखें आप क्यों पैसे दे रहे हैं। अगर वो स्कॉलरशिप्स हैं, मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो हमारे यहाँ तो अभी आपको हर इलाके में इंटरनेट की फैसिलिटी है थ्रू आउट दी पाकिस्तान में भी कोई चंद एक इलाके हों जहाँ पे ना हो, वहाँ पे मैं ऐसे बच्चों को मिला हूँ जो अफ्रीकन कंट्रीज से हैं जिनके पास ये सारी एक्सेस नहीं है, लेकिन वो अपनी मेहनत के साथ उन्होंने ये एक्सेस की फंडिंग और वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे फंडिंग के ऊपर यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप लेके बैठे हुए हैं। और फिर ये होता है कि आप वहाँ पे डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपके पास चांसेस हैं कि आप वहाँ पे ये जो है ना आपकी एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, जिसका कंट्री को भी फ़ायदा है, आपकी ज़ात को भी फ़ायदा है। तो ये थोड़ा सा फेसबुक से हट के जो प्रोडक्टिव है वेबसाइट्स उनको पढ़ें,
उनके आप अच्छा, प्रॉस्पेक्टस उसमें पढ़ें, मुझे उनकी बस गाइड्स एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जरा मुझे ये बताएं कि अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो 3 मिलियन अप्रॉक्स, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया अगर के आपने खुद particular- से वेबसाइट को देखा और आप कर रहे हैं तो मतलब इनकी कितना बड़ा एक वो मैं चेंज समझता आता हूँ कि है। अगर आपने खुद करना है तो आपने वीज़ा अप्लाई करना है, वो भी टिकट लेनी है, टिकट लेनी है और टिकट भी आपको रिफंड हो जाती है। अच्छा, टिकट भी जबरदस्त। रिफंड हो जाती है। आपने कोई बायोमेट्रिक करवा ली, कोई पासपोर्ट बनवा लिया, और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ये वेरी करता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कंट्री टू कंट्री। वो आपकी जो अपना फ़ी है, ये जो बायोमेट्रिक की वीज़ा फ़ी, वो भी आपको रिफ़ंड कर देते हैं। और वहाँ पे इतना हैंडसम आपको देते हैं स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड देते हैं, जिससे आप आराम से कुछ भी ना करें, आप वहाँ पे रहें, आप वहाँ पे अपने एक्सपेंसिव वो भी करें और उससे सेविंग भी कर लें। भाई ज़बरदस्त। मैं कहती हूँ ये बहुत ही खूबसूरत बात डॉक्टर साहब ने हमारे साथ शेयर की है, और ये वाकई हमारी यूथ जो है वो बाहर जाना चाह रही है, पाकिस्तान से निकलकर न सिर्फ अपने लिए कुछ करना चाह रही है, बट डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए भी हम लोगों को ऐसे यंगस्टर्स की, ऐसे नौजवान बच्चों की ज़रूरत है जो कि इतनी कम उम्र में PhD अपनी कंप्लीट कर लें। PhD अपनी कंप्लीट की, इसके बाद अब आप समेत या कोई भी अगर स्टूडेंट प्लान करना चाहे, वो अपना करियर या अपना फ्यूचर पाकिस्तान में कहाँ देखता है? मैंने PhD की वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में, मैंने एक फैसिलिटेशन सेंटर उसका पार्ट था, उसको डेवलप किया और वो पाकिस्तान लेवल पे माशाल्लाह रिकॉग्नाइज हुआ एज अ। और वो पहला फैसिलिटेशन सेंटर है जो कि आपने डेवलप किया है? हाँ जी, वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में हमने किया था। दैट वाज पार्ट ऑफ माय और ये PhD। पूरे पाकिस्तान का पहला फैसिलिटेशन सेंटर है, सिर्फ सरगोदा का फैसिलिटेशन सेंटर नहीं है। मैं उस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो वाइस चांसलर के साथ मिलके, वो क्यों वाइस चांसलर जो थे वो भी बड़े विजनरी थे, वो कहते थे कि आप डिजिटाइज करें सर्विसेज को, अनलेस कि आप अपना वही पेपर वर्क और उसके ऊपर जाएं और वो फाइल सिस्टम एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, वाई नॉट कि हम वन विंडो से वो सारी चीज़ें कर लें। हाँ। कोई लोगों को मियाँ वाली से उठ के सरगोदा आने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो जस्ट अपना मोबाइल ऑन करे और मोबाइल से ही अपनी एप्लीकेशन भेजे और उसका वहाँ पे उसका सोल्यूशन आ जाए। तो ये तो बात है कि आप अपनी रिसर्च को किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगा रहे हैं। अदरवाइज जो आपने सवाल किया है कि वो PhD में सीखा उसने कितना है, लर्न कितना किया है, वो उस अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट कितने हैं, वो अपनी फील्ड के अंदर कोई नई डेवलपमेंट कितनी लेके आ रहा है। अगर वो नहीं लेके आ रहा है और वो सिंपली ये बता रहा है कि मैं अपना PhD कर ली है, तो अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पे लगा दे। ये नहीं होता। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहसिन राजा साहब, हमें आज इतना पढ़ाने के लिए। ठीक है, हमें तो लगा था हफ्ते इतवार को छुट्टी होती है, लेकिन आज डॉक्टर साहब ने बैठकर बता दिया नहीं, क्लास हफ्ते इतवार को भी लग सकती है, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। लेकिन जो बातें इन्होंने, 3 ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल थे जो कि मैंने शुरू में स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे थे कि स्कॉलरशिप आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ की स्कॉलरशिप्स आपको आसानी मिल सकती हैं, और ये कि एक जो पेरेंट्स हैं वो खासे बड़े परेशान हो जाते हैं कि अच्छा अगर बच्चे बाहर पढ़ना चाह रहे हैं तो वसाइल नहीं है, उस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस सेगमेंट के थ्रू हमने बहुत सारे लोगों को एक ना सिर्फ अच्छा मैसेज डिलीवर किया है, बल्कि वो कहीं एक ऐसी नेगेटिविटी जो हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में मौजूद है उसको भी जो है ये आवाज़ यहाँ से निकलेगी तो शायद किसी न किसी तरीके तक कौमी असम्बली के मानों में भी गूंज उठेगी। तो जनाब आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से वेलकम करते हैं। और वीकेंड हो, ब्रंच हो, एंटरटेनमेंट ना हो, म्यूज़िक ना हो, ये इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वीकेंड हम अपना तभी खुशगवार बनाते हैं जब हमारे पास एंटरटेनमेंट कुछ ना कुछ होती है। क्योंकि इसीलिए लोग अपने वीकेंड पे ही पहले प्लान कर लेते हैं, भाई आज तो हमने फलानी मूवी देखने के लिए चलना है, या फिर आप कोशिश ये करते हैं कि अच्छा घर में कोई ना कोई ऐसा डिनर प्लान करते हैं जहाँ पर सब कुछ बैठ के जैमिंग कर लें या कुछ ना कुछ कर लें। और ऐसे में कैसे हो सकता है कि जब महफिल अपने अख्ताम को पहुँचे, यानी कि प्रोग्राम अपने आखिरी सेगमेंट में पहुँचे, तो हमारे पास एंटरटेनमेंट के हवाले से आपको एंटरटेन करने के लिए कुछ ना हो। 25 से ज़्यादा ऐसे ममालिक हैं इंटरनेशनली जहाँ पर ये पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्म कर चुके हैं, और शायद ही यूरोप का कोई कोना आपने छोड़ा है कि जहाँ पर इनकी बांसुरी ने धुनें ना बिखेरी हों। जनाब सलमान आदिल साहब, उन्हें वेलकम कहती हूँ, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। साथ ही साथ तबला नवाज अमोज खान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और अमोज साहब की खुसूसियत ये है कि पाकिस्तान में ये वाहिद तबला नवाज है जिन्होंने कौमी तराना तबले पर बजाया है। और पहले हमने कहा कि अच्छा आप हमें यहाँ पे सुनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैडम उसके लिए ना कुछ 14-15 सुर साथ होने चाहिए तो तब वो बजाया जाता है। सलमान साहब, 25 से ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपने अपनी फ्लूट बजाकर लोगों की दाद समेटी है, कोई कोना छोड़ा आपने? बस मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए खुश नसीबी की बात है कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और अपने मुल्क की सकाफ़त को बाहर ममालिक में पेश किया है मैंने।
अभी भी आपको लगता है कि हमारे यहाँ जिसे आप सकाफत कह रहे हैं ये आज भी जिंदा है, और जिस तरह से हमारे यहाँ बहुत सारे म्यूजिशियंस आप एक नए अंदाज में म्यूज़िक परफॉर्म कर रहे होते हैं, बांसुरी का इस्तेमाल, फ्लूट का इस्तेमाल उसी तरह से किया जाता है? देखें, सकाफत तो अपनी जगह पे होती है, ठीक है ना। अब लोग उस चीज़ को महसूस ना करें तो एक अलग बात है। अब ट्रेंड मॉडर्नाइज कर दिया हमने इसे। नहीं, ट्रेंड सेट किया जाता है जिस चीज़ का, वही चीज़ फिर आगे चल पड़ती है। अब आप खाने के होटल बनाएंगे तो वही लोग बनाना शुरू कर देंगे। जिस तरह CNG बनाएंगे तो लोग CNG बनाना शुरू कर देंगे। जो ट्रेंड आप रखेंगे, जो लोगों को जिस चीज़ पे लगाएंगे ना, वो वही चीज़ लोग फॉलो करेंगे। तो बात यह है कि अवेयरनेस पे होता है, ट्रेंड जिस तरह का आप सेट करेंगे उसी तरह होगा। अच्छा, जब आपने इंटरनेशनली परफॉर्म किया तो क्या आपने सोलो परफॉर्म किया, या जिस तरह से उनके अपने बैंड्स भी होते हैं, उनका जैज म्यूजिक होता है, पॉप म्यूजिक होता है, उसमें भी आपने पाकिस्तानी कल्चर को कॉम्बिनेशन के साथ, कोलैबोरेशन के साथ परफॉर्म किया? मैंने ऑलराउंडर हर जगह पे परफॉर्म किया है। मैंने वेस्टर्न म्यूजिशियंस के साथ फ्यूजन भी किए हैं, और वहाँ जाके भी किए हैं, और वो जब इधर आते हैं तो उनके साथ भी परफॉर्म किया है। फिर मैंने सोलो परफॉर्मेंसेस भी किए हैं, उसके अलावा मैंने सिंगर्स के साथ भी परफॉर्म किया है। अब तक कौन कौन से सिंगर्स, इंटरनेशनल सिंगर्स के साथ, मतलब किन किन ममालिक के सिंगर्स के साथ गाने का मौका मिला? मैंने बहुत लातादाद सिंगर्स के साथ परफॉर्म किया है। मतलब मेरे बजे हुए बहुत सारे फेमस सॉन्ग हैं। वो बारी मेरा बजा हुआ है, बिलाल सईद का जी, अरे ज़बरदस्त जी। और उसके अलावा फलक का जो रोग है वो मेरा बजा हुआ है। फिर टीम मुहाफिज में अभी पिछले दिनों चल रहा था, उसका थीम सॉन्ग मैंने बजाया हुआ है। टीम मुहाफिज का वो जो फ्लूट का थीम चल रहा होता है वो मेरा बजा हुआ है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसके ये तो बड़े ही टैलेंटेड है हमारे सलमान। इसके अलावा रेशमा जी और आपदा परवीन साहबा के साथ बहुत परफॉर्म किया मैंने। फिर बैरूनी ममालिक के जो आर्टिस्ट हैं, हंस उनके साथ परफॉर्म किया है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इतनी हिम्मत अता करे कि आप हमारे लिए अच्छे से अच्छा गाते रहें, बजाते रहें। सर, जब हम लोग बात करते हैं ना सलमान अली साहब, ये इस तरह की म्यूज़िक के बारे में और इस किस्म के डिफरेंट टेक्निक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको लगता है कि अभी हमारे जो यंगस्टर्स हैं, क्या वो भी इसकी तरफ आ रहे हैं कल्चरल म्यूज़िक को सीखने के लिए? शौक़ तो बहुत लोगों को है, लेकिन वो शॉर्टकट तलाश करते हैं कि जल्दी आ जाए। लेकिन ये चीज़ें बहुत मुश्किल है। तबला, सितार, बांसुरी बहुत मुश्किल साज हैं। इसमें मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो आगे निकलते हैं। तो ट्रेंड तो है, मतलब बहुत लोग आ रहे हैं माशाल्लाह से इस चीज़ के अंदर। जैसे अब हमारे मुल्क में, लेकिन जितना आप परफॉर्म करेंगे उतना पॉलिश होंगे। जी, शौक मतलब कह लें कि हो सकता है कि शायद दौड़ के अंदर 400 लोग लगे हुए हों, ठीक है, लेकिन उसमें से 10 कामयाब होते हैं जो कि प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचते हैं। ज़बरदस्त। कि बहुत मेहनत चाहिए, बहुत मतलब, हाँ, मैं वो कंसिस्टेंसी के साथ आपको इस चीज़ को कंटिन्यू करना पड़ता है। अच्छा, दूसरा ये कि जब मैं ये सुन रही थी तो एक होता है ना, एक ऑरा डेवलप होना शुरू हो जाता है कि जहन में कुछ बन रहा है। बहुत सारे हमारे यहाँ महफिलें होती हैं जो सकाफती कल्चरल शोज़ वगैरह, लेकिन अब वो खास हद तक काफ़ी कम हो गए हैं। अब लोग इस चीज़ को घरों में फंक्शंस जब होते हैं तब भी इस चीज़ को बड़ा प्रमोट किया जाता है। कवाली नाइट होती है, कुछ और होता है। क्या हमारे आर्टिस्ट को उस तरह से सोसाइटी सपोर्ट कर रही है? अभी तो सोसाइटी को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। मैं अब एक तो सजेशन भी मैं देता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि एक प्रोफेशनल ऑर्केस्ट्रा बनाए इस मुल्क के लिए। जो जैसे बाहर ममालिक में मैंने देखा है कि वहाँ पे प्रोफेशनल ऑर्केस्ट्राज हैं, ठीक है। हमारे मुल्क में कोई प्रोफेशनल ऑर्केस्ट्रा है ही नहीं। मतलब अगर इन लोगों को हायर करना पड़े तो एक को उधर से पकड़ा, दो को उधर से पकड़ा, एक को गुजर खान से लिया, एक को लाहौर से लिया, ऐसे करके ना मिक्सअप करके ये ऑर्केस्ट्रा बनाते हैं। एक तो ये, और दूसरा ये कि ऐसे इंस्ट्रक्टर्स हायर किए जाएँ, ऐसे डायरेक्टर्स हायर किए जाएँ जो कि लोगों को नोटेशन, स्टाफ नोटेशन सिखाएँ, क्लासिकी मौसीकी भी सिखाएं, और बच्चों को जो है ना इस चीज़ के अंदर, छोटे बच्चों को तरबियत दी जाए ताकि मतलब आने वाले दौर में हम म्यूजिशियंस भी पैदा कर सकें। अच्छा आमोज़, आप इतने खामोश ना बैठें, मैं भी आपसे बात करने लगी थी। बस ये बताएं कि आप कितने टाइम से तबला बजा रहे हैं? मुझे तकरीबन 20 साल हो गए। फैमिली की लेगेसी है या फिर आपने खुद से सीखा? फैमिली में था, लेकिन बहुत कम था। कि तबले में भी तो मुख्तलिफ साज होते होंगे ना, जैसे कि अब सर अभी गा रहे थे, सलमान आदिल साहब जैसे बजा रहे थे, तो आपने उनके साथ भी अपनी कोऑर्डिनेशन मैच करनी है। बिल्कुल। इसमें उसमें फ्लूट में या मतलब दूसरे गाने में जो होता है वो राग होते हैं, इसमें ताल और ठेके होते हैं। ताल और ठेके होते हैं। ठेका क्या होता है? ठेका जैसे अभी मैं कुछ वो बजाए हैं, जैसे सुबह के ये ठेके हैं, और क्लासिकल में ज़्यादा ताल बजते हैं जिनमें अच्छा, मुझे अगर मैं कहूँ कि मुझे ताल बजा कर दिखाएं तो ताल क्या होगी? जी, 3 ताल बजाता हूँ। बजाएं ना, यही तो कह रही।
बाल है, कमाल। और ठेका बोला आपने? जी, ठेका। वो क्या है? ओह, ये नटका वेरी नाइस। कैरवा जैसे। ओह वाओ, ये तो शादियों में भी सुना है मैंने कई दफा। ठीक है, और दूसरा क्या था? दूसरा दादरा। दादरा। ओके, तीसरी क्या थी? नटका। वो किस पे होती है? ये सही एंटरटेनमेंट है, कसम से पूछते रहो, बताते रहो। वाओ, वेरी नाइस। मतलब आपको डिफरेंट इसमें भी सीखने पड़ते हैं, इसके डिफरेंट लेसन्स हैं। जी। और कितना टाइम लगता है इसमें? मेरे ख्याल से तो उम्र चाहिए इसके लिए, सीखने के लिए। ज़बरदस्त। असल में बहुत कम वक्त में आपको बहुत खूबसूरत चीज़ पेश करना वो बहुत मुश्किल होता है। ये इसका तो खाली आलाप ही हो ना तो उस पर 10 मिनट लग जाते हैं। मतलब उसको सुर को बनाने में, रिदम को आगे लेकर चलने में, क्योंकि ये बहुत सुकून वाला काम है, ठहराव वाला काम है। अभी लेते हैं जनाब एक छोटी सी ब्रेक। 9 सितंबर 2018 को सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के हमरा उनका हाथ थामकर ऐवान सदर में पहला कदम रखने वाली उनकी अहलिया खातून अव्वल बेगम समीना आरिफ अलवी साहिबा आज कैफ़े मागला की मेहमान बनी है। यही वजह है कि कैफ़े मागला के व्यूअर्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हम खुद भी हैं। यूँ तो हम उनके पहले भी बहुत से कई इंटरव्यूज़ ले चुके हैं, लेकिन हर इंटरव्यू में, हर मुलाकात में, हर गुफ्तगू में एक नई खासियत, एक नया जज्बा देखने को भी मिलता है, सुनने को भी मिलता है। बतौर उनकी शख्सियत हम बात करें तो सदर मुमलिकत की अहलिया के तौर पर तो उन्होंने बहुत सारे फ़राइज़ एक बीवी होने के नाते अदा किए ही हैं आज तक, लेकिन खातून अव्वल होने के बाद उन पर फ़राइज़ और उनकी ज़िम्मेदारी का बोझ खासा ज़्यादा बढ़ गया था। सोशल अवेयरनेस के हवाले से क्या क्या प्रोग्राम्स अब तक वो जनरेट कर चुकी हैं, कहाँ पर उनकी स्टैंडिंग है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटीज़, इस पर वो क्या कुछ काम कर चुकी हैं, और ख़वातीन को अगर विरासत पे, जायदाद में हुकूक दिलवाने हैं तब वहाँ पर उनकी स्टैंडिंग क्या है। आज हम उनसे न सिर्फ उस पर बात करेंगे बल्कि उनकी आम जिंदगी में वो किस तरह से रहती हैं और किस तरह से दिन गुजारती हैं उस पर भी हम बात करेंगे। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल शुक्र अल्लाह का, खैरियत। बेगम साहिबा, ये बताइएगा कि अभी तक खातून अव्वल के तौर पर और एक आम औरत के तौर पर ज़िंदगी गुजारना, ये कितना फ़र्क है, क्या डिफरेंस देखते हैं आप इसमें? आप मुझसे पूछे तो मेरी कोई ज़िंदगी में फ़र्क नहीं आया। पहले से बिल्कुल नहीं। मैं वैसे ही आम हूँ जैसे पहले आम थी, अभी भी रह ज़रूर यहाँ रही हूँ, मगर ये कि मेरी ज़िंदगी मेरे ख्याल में मैंने कोई चेंज लाने की कोशिश भी नहीं करी। मैं जैसे पहले मिलती थी अपने फ्रेंड्स से और लोगों से, वैसे ही आज भी मिलती हूँ। सदर मुमलिकत की अहलिया होने के नाते तो आपने फ़राइज़ आज तक सर अंजाम दिए ही हैं। खातून अव्वल होने के बाद आपने बहुत सारे सोशल प्रोग्राम्स पर काम किया है, क्या ये भी आप पहले से करती रही हैं या फिर बतौर खातून अव्वल आपने स्टेप इन किया इन तमाम मामला में? नहीं, चैरिटी का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो मैं पहले भी करती रही। स्कूल्स का सिटीज़न फाउंडेशन और दूसरे और स्कूल्स थे जिनके लिए मैं काम करती रही। मुझे ये शुरू से शौक़ था कि हमें कुछ करना ज़रूर चाहिए। वहाँ पर जब डॉक्टर आरिफ MNA थे तो वहाँ स्कूल्स मैंने बहुत ठीक किए। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आरिफ की 52 स्कूल्स थे, उसको हमने अपग्रेड किया। एक बहुत बड़ा स्कूल है कैंट रेलवे स्कूल, उसको हमने बिल्कुल फंड रेजिंग करके और मैं उसको बहुत अच्छा स्कूल बनाया और अभी भी वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। तो इस तरह मैं और छोटे जो मेडिकल कैंप, हेल्थ कैंप, ये सब पहले भी मैं करती रही। तो अब यह आके ये ख्याल होता था कि यहाँ आने के बाद तो ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह ताला हम ही से पूछेगा कि आप, अल्लाह ने हमें इतनी इज़्ज़त दी, इतना मुकाम दिया, तो क्या किया। करना तो कुछ चाहिए मेरे ख़्याल में। जब आपके पास कुछ मौका हो तो बेहतर से बेहतर कोशिश कर लेना चाहिए कुछ। तो उसी लिए मैंने छोटे मोटे काम करे जो आप सबके सामने हैं। ये छोटे मोटे काम कहीं ना कहीं हम ख़वातीन को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देते हैं और हमारा हाथ आपने थामा। हम लोग ये कह सकते हैं कि वो चैलेंजेस जहाँ पर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मुश्किल आती, आपकी होने की वजह से किसी हद तक हमने वो सॉर्ट आउट होते हुए देखे हैं। स्पेशल इशू पर मैं आती हूँ, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप कैंपेन करती रही हैं, बहुत सारे सेमिनार्स आपने खुद ऑर्गेनाइज करवाए प्रेसिडेंसी में भी, और हमने वहाँ पर ना सिर्फ उसको अटेंड किया बल्कि क्वेश्चन आंसर
सेशन भी था जहाँ पर खुद डॉक्टर साहब जो थे प्रेसिडेंट साहब उन्होंने शिरकत इख्तियार की। कहाँ पर देख रहे हैं आप उस कैंपेन की स्टैंडिंग? और क्योंकि पूरा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का जो महीना था अक्टूबर का, वो खासा आपका बहुत मसरूफ रही, यहाँ तक आप हमें भी टाइम नहीं दे सकेंगे। नहीं, बहुत मसरूफियत। तो जब मैं यहाँ आई 2018 में, तो यही ख्याल हुआ कि औरतों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आप तो जानती होंगी। हाँ, हैरेसमेंट का है, एम्पावरमेंट का है, इनहेरिटेंस का है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मगर उस सितंबर में हम आए, अक्टूबर में 8 अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस है। उसमें ये हाल है कि अगर यहाँ जल्दी सारी वेस्ट में जल्दी डायग्नोज हो जाता है तो 98-99% रिकवरी है। और हमारे यहाँ पॉपुलेशन आप देखिए 50%, 50% औरतें हैं हमारी आबादी के हिसाब से। और उसमें हम लोग ये स्टिग्मा था, टैबू था कि हम डिस्कस, हमसे ये कहा गया कि आप टीवी पे छाती नहीं बोल सकते। तो मैंने और प्रेसिडेंट साहब ने यही सोचा कि इसको पहले इस टैबू को ख़त्म किया जाए, इस टैबू को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत, आप 40 से 45% औरतों की डेथ रेट थी, क्योंकि लेट डायग्नोसिस 3rd और 4th स्टेजेस में होता था। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले इसको पिक किया, और उसके साथ साथ हम और चीज़ें भी लेके चले। मगर ये मुझे था कि 1 महीना, आप जो 1 महीने का कह रही हैं, हम 1 महीने नहीं करेंगे, हम पूरे साल करेंगे। और इसी तरह धीरे धीरे, ताकि हम अपनी बहनों को याद दहानी कराते रहें कि ये 1 महीने की डिजीज़ नहीं है, ये आप बार बार इसको, जिसको नहीं करा सके चेकअप, और हर महीने अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन करें। तो सबसे बड़ी अहम हमारा ये है, ये वाला बिल्कुल मोटिव था, और डेफिनेटली इस पे काम भी बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि अभी भी हम लोग जब बात करते हैं, देखते हैं, तो टीवी कमर्शियल्स भी इस पर चल रही हैं। फिर साथ ही साथ आप मोबाइल पर किसी को रिंग करते हैं तो भी एक आपको ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मैसेज दिया जाता है। लास्ट ईयर भी किया था, मगर कोविड की वजह से वो डिसकंटिन्यू करना पड़ा। इस साल अल्लाह का शुक्र है कि पूरे महीने चला। और ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ें हम लोग को, बड़ी चीज़ें हैं, छोटी नहीं कहूँगी, हम लोग के लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं। इसको अवेयरनेस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अवेयरनेस देने की बहुत ज़रूरत है। और मीडिया जो है, उसका मैं हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ कि मीडिया, देखें ना, हम तो 10 लोगों या 1000 लोगों को पहुँचाएंगे, आप तो लाखों लोगों को लोग देखेंगे। और सेल फोन भी जो है, वो भी मेरे ख्याल गांव में, जहाँ छोटी छोटी जगहों में, मेरे ख्याल अगर टीवी नहीं है तो एटलीस्ट फ़ोन तो है ना, सेल फोन तो है। इसीलिए सेल फोन से ऐसा बहुत हुआ। मैं आपको बताऊं, अभी मुझे पता चला कि वजीरिस्तान, वाना एक जगह है, वहाँ 600 औरतों ने ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस सेशन अटेंड किया। तो देखें, अल्लाह का शुक्र, वजीरिस्तान की, जी। तो वहाँ पे अगर हुआ, KPK में हुआ, खैबर मेडिकल कॉलेज है, उससे तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे इस बात की खुशी हुई कि उन्होंने तो इसका लास्ट ईयर भी और अभी भी बाकायदा न्यूज़पेपर में देकर, और औरतें वहाँ आईं और डायग्नोज भी हुआ। उनका करने का तरीका भी बहुत अच्छा कि वो पे को फॉलो भी कर रही हैं। क्योंकि मैंने जब भी शुरू किया, और मैंने अपनी जो भी ग्रुप था, और जो उनसे यही कहा कि हमारी बहनों को अगर डायग्नोस कर लो तो उनको वहाँ परेशान मत छोड़ो, आप कुछ फॉलो अप करो। कोई हॉस्पिटल्स जो अगर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उनको हमने ढूंढ के रखा कि कहाँ कहाँ फ्री होते हैं, तो उनको वहाँ फॉलो कराएं, या उनको देखें कि किस तरह है। तो इस तरह हम पूरे साल करते रहे। अच्छा, हमने ये भी देखा कि पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटीज़, इस पर भी आपने बहुत काम किया, और वुमेन हैरेसमेंट के केसेस भी बहुत ज़्यादा आपने खुद से भी उनमें अपने इनपुट दिया है। सबसे ज़्यादा रेशियो आप किन केसेस की देखते हैं जब हम लोग वुमेन हैरेसमेंट की बात करते हैं? वुमेन हैरेसमेंट तो मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा है। हाँ, और ये हाल है कि मेरे ख्याल, मैंने मुल्तान या सियालकोट में जगह भूल गई हूँ, जहाँ एक साहब ने अपनी फैक्ट्री में बसों से वो अपनी जो बच्चियाँ घर से आती थी उनको लेकर आते, और उनका ये है कि अगर कोई उनकी फैक्ट्री में किसी को पता चला कोई केस हुआ, वो बगैर पूछे उस शख्स को निकाल देंगे। अच्छा। तो मेरे ख्याल में, मैं ये कहती हूँ, प्रेसिडेंट साहब भी मुस्तकिल ये कहते हैं, अपना जहाँ काम करते हैं, अपनी बेटियाँ, अपनी बहनों, बच्चियों को आप इन्वॉल्व करो। आप इन्वॉल्व करोगे तो आपको ये एहसास होगा कि हमारा वर्क ऑफ एरिया जो है वो सेफ़ है। वो दूसरों के लिए भी सेफ़ बनेगा, आपकी अपनी बेटियों के लिए भी सेफ़ है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चियाँ और बहनें काम नहीं कर रही हों पढ़ाई में। मेरे ख्याल जहाँ कॉलेजेस, प्रोफेशनल कॉलेजेस में भी देखें तो 70-80% लड़कियाँ होती हैं। तो फिर आप क्यों नहीं उसको इन्वॉल्व करते? आप इन्वॉल्व करें,
आप अगर वो इन्वॉल्व होंगी तो वो आपके सराउंडिंग एरियाज भी सेफ Improve करेंगे, improve बिल्कुल ऐसे। करेंगे। तो इसी तरह कोशिश में हैं हम। अच्छा, हमने ये भी देखा है जहाँ पर एक तरफ औरत बहुत ज़्यादा बाशऊर हो रही है, बाएतमाद हो रही है, वहीं पर अभी तक कुछ सोसाइटी की ऐसी नॉर्म्स हैं जो कि उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। मतलब ये नहीं कि ये कि विरासत में जब आप हुकूक के हवाले से बात करते हैं तो वहाँ पर एक झगड़ा शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि मामला खासे गंभीर हो जाते हैं और ख़वातीन अपना हक होते हुए भी उसके बारे में बात नहीं कर पाती हैं। इसको किस हद तक कैटर किया? हाँ, देखिए कोशिश इनहेरिटेंस की शुरू से कर रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब इस पे ज़्यादा काम कर रहे हैं और यही हो रहा है कि बहुत ज़रूरी है औरतों को मिलना। एम्पावर करो उनको, पैसे अगर मिले, अगर जैसे इनहेरिटेंस का जब वक्त आता है तो हमारे यहाँ कल्चर यही रहा कि बहनें छोड़ देती हैं कि मेरे ख्याल थोड़ा प्रेशर होता है फैमिली का, बिल्कुल, बिल्कुल। जो कुछ भी, तो उस पे यही होता है कि वो छोड़ देती है। मगर अब ये मेरा ख्याल लॉ बना है कि पहले बेटियों को देंगे, हाँ बच्चियों को देंगे, उसके बाद 2 साल 3 साल उनके पास रहे, फिर चाहे वो जो मर्जी आए उनकी करें। तो मतलब वो अपनी मर्जी से कोई स्टेप ले सकते हैं अगर वो किसी को देना चाह रही हैं। ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। और फिर अब उसी पर आ जाते हैं पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज़। इस पर भी हमने देखा कि कैसर साहब ने भी जब वो स्पीकर कौमी असम्बली थे उन्होंने एक बिल मूव किया, पास किया, वहाँ पर किस हद तक आपको वहाँ पे भी बहुत कोशिश हो भी रही है। मगर मैं आप सबसे कहूँगी कि दिसंबर डिफरेंटली एबल का महीना आ रहा है और इंशाल्लाह मैं सबसे ये ख्वाहिश जाहिर कर रही हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर की तरह लेके चलें, हम उनको इंक्लूसिव करें, हर चीज़ में करें। उनको स्कूलों में हमने जब से कोशिश करी कि एजुकेशन के उसमें कि स्कूल्स में अगर इंक्लूसिव करेंगे तो हर कोई उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगा। और जो लोग आगे निकल आए हैं उनके लिए वेकेशन सेंटर्स बनना बहुत ज़रूरी है। मैं जिन एसोसिएशन के साथ काम कर रही हूँ उनको यही कर रहे हैं कि आप वेकेशन उनको ट्रेन करो। आप रख लेते हैं लोग और रखने के बाद तरस खा के उनको एक कोने में पड़े रहते हैं। अगर अल्लाह ताला ने कोई उनको कमी दी है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे उनको नवाजा भी है। तो इस पे हमें कोटा सिस्टम पूरे पाकिस्तान में, मगर आप कहीं भी जाती हैं मुझे तो कोई नज़र नहीं आता ऐसा। अभी तक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिलता है, जिस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर वॉकिंग पाथ्स नहीं है इन लोगों के लिए, वो वॉकिंग रैम्प्स नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ। तो वो कितना बड़ा मसला है क्योंकि बहुत बेसिक नेसेसिटी है। बिल्कुल, मैं तो शुरू दिन से ये बात कह रही हूँ कि और प्रेसिडेंट साहब भी हमने यहाँ CDA को बुला के भी करा कि आप एटलीस्ट वो बाहर तो निकले ना, उनको वो निकले तो कैसे जाएं? अगर व्हील चेयर पे है या नहीं चढ़ सकते तो किस तरह, तो रैम्प्स होना बहुत ज़रूरी है। मैं हर चैनल पे यही बात कहती हूँ कि जब मैं बाहर जाती थी और वहाँ इतने रैम्प्स और सब व्हील चेयर का साइन लगे होते गाड़ियों के, हम लोग को खुद भी ये मालूम नहीं कि ये क्या क्या है। लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। तो उसमें यही ख्याल होता था, मुझे ये ख्याल होता था कि शायद हमारे मुल्क में इतने नहीं हैं डिफरेंटली एबल, मगर अकॉर्डिंग टू WHO 10 से 14% डिफरेंटली एबल है। और कहाँ है ना, आपको जॉब्स में नज़र आते हैं। आप कहीं भी चले जाएं, हमारी अपनी कराची में क्लिनिक है, हम सिंधी मुस्लिम में एक है, उसमें तो हमने रैंप बनाया हुआ है। शाहबाज पे है, उसमें हमने बाहर बनाने, क्योंकि वो बिल्डिंग है, डिफेंस वालों ने इजाज़त नहीं दी कि आप बाहर कुछ नहीं कर सकते। अगर बाहर नहीं करेंगे तो स्टेयर्स के अंदर तो नहीं बना सकते। अच्छा, और स्टेयर्स ऐसी स्ट्रेट होती हैं कि हमने वुड का बनाया है, फिर भी कोशिश करके कि हम मूवेबल के हटा दें जब, ताकि वो DHA वाले नाराज़ ना हो। मगर वहाँ आप कोई भी शॉपिंग सेंटर चले, कोई भी शॉप चले जाओ, कहीं भी नहीं है। तो वो कहाँ निकलेंगे? रेस्टोरेंट्स में नहीं है, बहुत कम ऐसे छोटे हैं जिनमें होगा। तो बहुत ज़्यादा हमें इसको सोचना चाहिए, क्योंकि हम गवर्नमेंट लेवल पे चेंज लेकर आए। अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे ये ऐसी चीज़ें हैं, जैसे एक्स वाइस प्राइम मिनिस्टर ने करा था कि जो नई बिल्डिंग्स बनेंगी उसमें बनेंगी, बल्कि ये लॉ भी पास हुआ था। अच्छा, लॉ पास हो गया, मगर मुझे ये ख्याल होता है जो पुरानी है, उनका क्या होगा। हाँ। तो उसमें भी हम कोशिश तो कर ही रहे थे और अभी भी करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ भी आते हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं। यूँ तो आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए और बहुत सारी चीज़ें हमें आपसे जानने का मौका भी मिला। लास्टली भी मुझे याद है आपने बताया था कि आपको गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आपका किचन गार्डन कहाँ तक पहुँचा? किचन गार्डन बड़ी मुश्किलों से यहाँ पे पहुँचता है। अच्छा जी,
मैंने अपने कराची में तो मेरा ये हाल था कि ऐसी मेरे पास कोई जगह नहीं जहाँ सन धूप आए और वहाँ हो। किचन है, किचन की तरफ मैंने लगाने की कोशिश करी मगर वहाँ धूप नहीं आती थी, तो मैंने तो ये किया कि लॉन में लगा लिया। अच्छा, लॉन में अगर मैं अपनी बहनों से भी कहूँगी कि देखें आइसबर्ग है, लेटस है, अगर नीचे लगा हो तो वो पत्तों का कलर ही आता है। चेरी टोमेटोज हैं, वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। अच्छे आइडियाज़ हैं वैसे। आप अगर अपनी जो बेड्स बने में हैं उसमें अगर लगा लें तो कोई बुरे नहीं लगते। मैंने तो बहुत लगाए। हरी मिर्च होती है, वो कितनी खूबसूरत लगती है। रेड मिर्च भी होती है, एक आपको हरे पत्तों के बीच में एक लाल नजर आता है। तो मैंने तो ये भी किया। यहाँ पे भी मैं बड़ी कोशिश, क्योंकि जगह यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो मैं बड़ी कोशिश करती रहती हूँ कि हर सीज़न की सब्ज़ी जो हो हमें वो फ्रेश मिले। जब जगह है तो क्यों नहीं करें। फिर हमने एंग्रो के CSR से यहाँ बहुत फलों के दरख्त लगाए हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो ग्रीनरी तो बहुत अच्छी है। प्रेसिडेंट हाउस में कौन कौन से फलों के दरख्त होंगे? बहुत, अब तो बहुत ज़्यादा हैं। ऑरेंजेस तो पहले भी थे मगर अच्छे नहीं थे। लेमन है, ऑरेंज है, सारे फल लगाए। क्या तोड़ने की इजाज़त है किसी को? नहीं, बिल्कुल हर के लिए। देखो लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, आप हर ही कोई खाएगा ना, हम भी खाएंगे, वो भी खाएं, स्टाफ है, तो मेरे ख्याल में क्यों नहीं हर कोई अपनी ज़रूरत के मुताबिक उतार ले, भर के नहीं यहाँ से लेके जाए। नहीं, मेरे ख्याल ऐसा तो नहीं होगा, मगर मेरे ख्याल हर को अगर दें तो क्या है। आड़ू है, बहुत अच्छा होता है। तो इसी तरह बहुत ज़्यादा लगाए हैं। मिल्वॉकी फॉरेस्ट भी बनवाया है। तो इस तरह कोशिश पूरी करी है कि जितना हद से हद हो सके ये यहाँ बेहतर करें। किचन के बाहर मैं मुस्तकिल हर साल हर 6 महीने में कहती हूँ कि यहाँ छोटा किचन गार्डन बनाओ। बनता भी है, फिर ख़त्म हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा मसला होता है कि जब भी आप कोई ना कोई प्लांट घर में लाते हैं, उसकी देखभाल करने में आपको बहुत टाइम चाहिए होता है, और उसको ग्रो करने में भी मतलब बड़ी आपकी टेंशन मांगता है। देखो वो भी एक लिविंग है, अगर आप उसको तो ये पौधों के लिए कहती हैं, आप अगर उनको देखो अच्छी तरह तो वो अच्छे ब्लूम करेंगे। आप उनका ख्याल करो तो वो भी अच्छे, अगर आप उनको निगलेक्ट करो तो वो ख़राब हो जाते हैं। ये टिप्स हैं जो लोगों को मिल रही है, जो किचन गार्डनिंग की तरफ बड़ा थोड़ा शौक रखते हैं। लगता है। अगर आप गौर से देखो तो फूलों से, पत्तों, उससे बहुत एनर्जी मिलती है। ये तो अब बाकायदा शुरू हुआ है कि उससे आपको बीमारियां भी खत्म होती है और ऑक्सीजन की फरावानी बड़ी बेहतरीन रहती है पूरे घर में। अच्छा, दूसरा ये कि क्योंकि प्रेसिडेंट साहब एक बहुत बड़ा ओहदा है, ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, बहुत मुल्की मामलात को देखने का उनके पास टाइम होता है, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में शायद वो उतना टाइम ना दे पाते हो। लास्टली आपको याद हो कि कब आप लोग इन मामलात को एक साइड पर रख के कभी अपने वक्त के लिए बाहर निकले हो, फैमिली के साथ बाहर निकले हो? नहीं, हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है कि फैमिली की बहुत प्रायोरिटी है, बच्चों के लिए भी और हम सब दोनों के लिए ये एक अलग हो जाता है। और फैमिली प्रायोरिटी हमारे हमेशा से, तो वो अभी भी मौजूद। तो गेट टुगेदर्स अभी भी चलते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। सबसे ज़्यादा आप अरेंज करती हैं या प्रेसिडेंट साहब अरेंज करते हैं? यानी अरेंज तो मैं ही करती हूँ, मगर वो ख्वाहिशमंद बहुत रहते हैं कि उनका ये सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि बच्चे, फैमिली, मैं अगर डिनर पे भी जाएंगे तो हम दोनों तो बहुत ज़्यादा जाते हैं। कोशिश तो पूरी करते हैं हर वीकली जाएं, मगर ये कि आराम से हम किसी सिक्योरिटी को रोकते हैं उस वक्त, जहाँ सब लोग बैठे होते हैं हम लोग खाना खाकर आ जाते हैं। तो हमारी बहुत प्रायोरिटी है बात। मुझे ये बताइएगा, अभी रिसेंटली पाकिस्तान में मूवीज रिलीज हुई बहुत अच्छी, ठीक है, और सभी लोगों ने जाके मौला जट भी देखी है। जी हाँ, देखी। आपने देखी? बिल्कुल देखी, और इस्लामाबाद क्लब में देखी हम दोनों ने जाके। अच्छा। बहुत अच्छे खासे देर में गए, मगर फिर भी वो फुल था और बड़े आराम से। हमारे एक कपल इधर बैठा था, 2 इधर बैठे थे, हम लोग देखकर आ गए आराम से। पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री का रिवाइवल कितना पॉजिटिव देख रही हैं आप? बहुत अच्छा। ये तो मौला जट तो मैंने ज़रा वायलेंस ज़्यादा था, जो थोड़ा सा, क्योंकि हॉलीवुड टच थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया था इसमें। हाँ, मगर एक्टिंग बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी लग नहीं रहा था कि ये पाकिस्तानी मूवी है। जो पहली मौला जट थी वो आपने देखी? वो मैंने नहीं देखी। वो नहीं देखी थी? मुझे थोड़ी सी पंजाबी समझ में नहीं आती। अच्छा। तो मुझे थोड़ी सी वो मुश्किल हो रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रही थी। इस मूवी की डायलॉग्स आपको समझ आए? उसमें थोड़ा इंग्लिश में, मगर ये होता है ना कि आप जो मुंह से सुनो वो मजा ज़्यादा आता है, तो उससे कर रही थी, मगर मुझे इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया। बेहतरीन अदाकारी सी लगी? ओहो, ये मत पूछिएगा, कोई नाराज हो जाएगा। नहीं, सबकी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी एक्टिंग थी। मैं तो सबकी कहूँगी कि बहुत अच्छी एक्टिंग थी, बहुत अच्छी मूवी। आपके कलर के बारे में तो मैं जानती हूँ कि आपको पिंक बहुत पसंद है, लेकिन हर इंटरव्यू में पिंक पहनना, और आपकी वार्डरोब में कितने पिंक ड्रेसेस हैं? नहीं, मैं सिर्फ सोच रही थी कि नहीं पहनूं पिंक, मगर ये ख्याल होता है कि पिंक ना, आज मैं रिबन लगाना भूल गई, मगर ये कि देखे ना,
पिंक हमने कोशिश करते थे कि एलिमिनेट करें पिंक अक्टूबर, उसको भी थोड़ा सा कम किया क्योंकि फ्लड की वजह से। हमने सबसे रिक्वेस्ट करी कि आप ये मत करो, आपका अगर ख्वाहिश हो तो इसके पैसे आप फ्लड में दो, क्योंकि फ्लड आया हुआ था तो हम पहले ही सोच रहे थे कि नहीं करें, मगर ये भी ज़रूरी था। ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं, मगर ये कोशिश करती हूँ कि लोग पूछेंगे क्यों ये हर वक्त पिंक पहनती हैं। यही मैं भी जानना चाहती हूँ, व्हाई इज पिंक एवरी टाइम? बिकॉज अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है, अच्छा, जब पिंक उन दिनों में उन दिनों में कोशिश सिर्फ रिबन लगा के भी आपकी बीमारी तो नहीं खत्म होती ना। पिंक कपड़े पहनूंगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप उन खवातीन के साथ सॉलिडेरिटी में नॉट अ सॉलिडेरिटी, बट उनको ख्याल हो कि ये क्यों पिंक पहने, तो इस पे हो कि पिंक सिंबल ही है ब्रेस्ट कैंसर का, तो ये वजह है, ताकि लोग औरतें पूछें कि ये क्यों अक्टूबर में पिंक पहने होते हैं, पिंक रिबन क्यों लगाते हैं। तो सिर्फ ये ख्याल हो कि कोई बात अगर किसी को नहीं समझ में आए तो ये सोचे कि चलो ये वजह होगी कि ये अक्टूबर का ब्रेस्ट कैंसर, तो शायद वो बहनें अपना ख्याल रखें और इस पे काम करें। हमने अक्सर ऐवान सदर के इशाइये, जिसे हम डिनर्स कहते हैं, हमने ब्रंचेस यहाँ पर अटेंड किए हैं, लंच अटेंड किए हैं। ऐवान सदर का खाना सभी को बहुत पसंद होता है। यहाँ के जो कुक खाना बनाते हैं, आपका पसंदीदा फूड कौन सा है उनमें से? बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने, क्योंकि सारे खाने बहुत अच्छे होते हैं। मैंने जितने भी खाए हैं बहुत मजे के रहते हैं। अच्छा, मैं तो बेचारे मैं ये कहती हूँ, एक मेरे बच्चे आते हैं तो कहते हैं एक माली और एक कुक आपसे बहुत परेशान होगा। क्यों? क्योंकि मुझे हर चीज़ बहुत प्रॉपर चाहिए होती है, परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट चाहिए। अच्छा, और खाना अगर मज़े का नहीं होता तो बड़ी मुश्किलों से जाके ठीक करने की कोशिश करी है। आप खुद जाती हैं किचन में? जी, जाती हूँ बिल्कुल। अच्छा, मतलब इनके अगर शेफ ने कुछ बना दिया है तो उसको अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे करना है तो आप अपनी आगे एक्सपर्टीज पीछे करने की नहीं, ऐसे तो कुक तो बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं, मगर ये कि नई चीज़ें होना चाहिए, अच्छी चीज़ें होना चाहिए, चाहे आप दाल भी खाओ तो मज़े की होना चाहिए। तो इस तरह मैंने करने की कोशिश करती हूँ कि उनको थोड़ी सी हर से कहती हूँ कि थोड़ा सा इनको हेल्प करो कि अच्छा मेन्यू हो, मज़े का हो, लोग अप्रिशिएट करें कि आप रेजिडेंसी में आके सिंपल हो, ये ज़रूरी नहीं कि 10 चीज़ें रखी हों, सिंपल चीज़ हो बट अच्छी चीज़ हो। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से तो आपने बहुत काम किया, पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज़, विमेन हेरेसमेंट। अब आप कह रही हैं कि दिसंबर का महीना भी हमें करना पड़ेगा। डिफरेंटली एबल और दूसरी चीज़ें देखिए, ब्रेस्ट कैंसर और डिफरेंटली एबल दोनों चीज़ें एक चीज़ से जाके रिलेट करती हैं कि मेंटल हेल्थ। हाँ, उसके ऊपर मैं और प्रेजेंट साहब बहुत काम कर रहे हैं, और वो शुरू से, वो तो जब से स्पीचेस अपने करते हैं उसमें ये ज़रूर बताते हैं कि मेंटल स्ट्रेस, और वो क्योंकि मैं 2-3 सेमिनार्स यही इसी के अवेयरनेस के अटेंड किए, तो उसमें एक मोहतरमा ने कहा जैसे ही मुझे डायग्नोज हुआ उसी रोज़ मैं सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट के पास गई। क्यों? ताकि वो मुझे गाइड करे कि मैं अपना ये बीमारी कैसे हैंडल करूं। सही। क्योंकि सुनते ही सबको परेशानी हो जाती है ना, और फैमिली कैसे हैंडल करें, क्योंकि डिफरेंटली एबल के घर में भी जाहिर है स्ट्रेस होते ही है ना, और बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इन हर चीज़ समझिए, बच्चे आजकल स्कूल कॉलेज के बच्चे स्ट्रेस में हैं, तो इस पे भी इंशाल्लाह हम काम कर भी रहे हो। और अगर आप मुझे इजाज़त दें आखिर में, तो मैं मुनासिब अल्फाज में सिर्फ एक मैसेज आपसे लेना चाहूँगी। मुल्क में जारी हालिया मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र, क्योंकि अब बतौर खातून अव्वल हैं, कौम को क्या मैसेज कन्वे करेंगे? अपना ख्याल रखें, और हम अपने मुल्क के लिए, बहुत खूबसूरत हमारा मुल्क है, इसको और बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एक्सेलेंसी फॉर योर प्रेशियस टाइम। तो नाज़रीन, आपको आज का इंटरव्यू यकीनन बहुत पसंद आया होगा, और मैडम से मुलाकात हमेशा ही हमारे लिए बड़ी पुरमसरत रहती है, और आज का इंटरव्यू भी कुछ उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने का मौका मिलता है, और कुछ वो ख़वातीन जो सिर्फ घर की ज़िम्मेदारियाँ संभालती हैं, उन्हें भी ज़रा एहसास होता है इस चीज़ का कि बतौर खातून अव्वल ज़िम्मेदारी क्या होती है और एक हाउस वाइफ के तौर पर जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं। लेकिन जिम्मेदारी कोई भी हो, कठिन होती है, मुश्किल होती है, उसको सरअंजाम देना जो है ना, वो हर इंसान के लिए उतना ही ज़रूरी हो जाता है जब वो किसी बड़े ओहदे पर बैठा होता है। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।